उसको लग रहा है मैं कर सकता हूँ, वो कहेगा ला तू पागल है, तू भी चार रख। आपकी औकात दो वाली भी नहीं है, आप भी उसके कहने पे चार रख लेते हो, तो मेरे बच्चे अपना नुकसान कर रहे हो। और जो बंदा चार रख सकता है वो किसी पे नाम मर जाएगा, तू रुट जाएगा, है? ये तो होते ही नहीं पास किसी के, तो तू क्यों रख रहा है? तो आप उसके चक्कर में अपना नुकसान कर लो। हमेशा अपने लिहाज से डिसीजन लिया करो मेरे बच्चे, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कल आप बड़े जगहों पे बैठे होंगे, वहां पे बड़े बड़े फैसले करने हैं, तो वहां पे कोई और बंदा नहीं होगा आपको मशवरे देने वाला, और हर चार्टर्ड अकाउंटेंट कामयाब नहीं है, ये याद रखिएगा। मेन मकसद तो पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, या किसी दरबार पे बैठना है बाद में सीए करने के बाद? पैसा कमाने के लिए कर रहे हो ना। और हर चार्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट कमाल पैसा नहीं कमा रहा कि बड़ा ही पैसा कमा रहा है वो। हाँ, कुछ बहुत कमा रहे हैं और कुछ बहुत कम कमा रहे हैं। ये फर्क क्यों है? क्योंकि सबको तो बराबर कमाने चाहिए थे, जिस तरह डॉक्टर्स हैं, कोई डॉक्टर बहुत कमा रहा है, कुछ नहीं कमा रहा, कुछ बेचारे अनएम्प्लॉयड भी है। तो ऐसे यहाँ पर भी है, वो आपकी काबिलियत होती है। तो मेरे चाहिए ये सही टाइम होता है अपनी काबिलियत को डेवलप करने का। और यही काबिलियत अगर आप किसी के सपुर्द कर दोगे, वो आपके फैसले करे, तो फिर मेरे बच्चे याद रखिएगा कि सारी जिंदगी वो बंदा आपके साथ नहीं होगा। तो ताकि वही आपको बताए कि आपने करना क्या है, अपने फैसले खुद करो। ऐसे ही ना मेरे बच्चे? नहीं मेरे बच्चे, कल हमने पढ़ना शुरू किया था, अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि मेरे बच्चे दो चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे कि एग्रीमेंट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। याद करो, शुरुआत यहां से हुई थी। हमने कहा था कि भैया ये टर्म तो हम बोल दिया करते हैं, और ये गलत नहीं है। आपका एग्रीमेंट भी हो सकता है किसी के साथ, आपका कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, ये दोनों सेम है। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में कोई फर्क नहीं। हाँ, पढ़ने के लिहाज से फर्क है। पढ़ने के लिहाज से हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे थे, वैसे फर्क नहीं होता। जैसे मान लो आपका यहाँ पे बीलॉ के लिए एग्रीमेंट हुआ है, बोल दो, कुछ गलत नहीं है इसके अंदर। आपका यहाँ पे बीलॉ पढ़ने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बोल दो, इसमें भी कुछ गलत नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, इन दोनों में यहाँ पे पढ़ने के लिहाज से जो फर्क था वो हम कल डिस्कस कर रहे थे। हमने कहा था कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, हो भी सकता है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इसका मतलब एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन हर एग्रीमेंट नहीं। और लेकिन हमने ये कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट हर जो भी होगा, वो एग्रीमेंट तो पक्का है। क्योंकि जो बंदा, वो भी हम सीखेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट तक गया, पक्की बात वो एग्रीमेंट की तो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करके ही वहां तक पहुंचा है। लेकिन एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए अभी एक और स्टेप चाहिए होता है। अगर वो है उसके अंदर, तो वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर वो स्टेप ना हो, तो वो मेरे बच्चे जस्ट एग्रीमेंट होता है। और स्टेप कौन सा था बोला? इन्फोर्सेबिलिटी। सियाने लोग हो आप। नहीं बेटा, कल हमने डिस्कस किया था कि चाहे एग्रीमेंट हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, इसकी शुरुआत कहां से होगी वाला? ऑफर से। और मेरे बच्चे, अभी जस्ट हम लफ्ज पढ़ रहे हैं कि ऑफर से शुरुआत होगी। हर ऑफर वैलिड नहीं होती, उसकी अभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह 2-4 दिन के बाद। 2-4 तो नहीं लगेंगे, शायद कल ही इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। तो बेटा, हमने कल डिस्कस किया था कि जिन करो एक मिस्टर ए है, इस मिस्टर ए के पास एक मोबाइल है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी, भैया ये मेरे पास मोबाइल है, ये 20,000 रुपये का खरीद लो। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा, मिस्टर बी मेरे पास ये मोबाइल है, ये मोबाइल मुझसे 20,000 रुपये का खरीद लो। तो मिस्टर ए मिस्टर बी को क्या करा? ऑफर कर। तो मेरे बच्चे, मिस्टर बी ने क्या किया? मिस्टर बी ने कहा कि नहीं भैया, मेरे पास तो पहले ही है, मुझे मोबाइल की जरूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि मिस्टर बी ने उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया? नहीं, ऑफर हुई थी, लेकिन मिस्टर बी ने उसकी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं की। ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुई तो प्रॉमिस बन जाएगी नहीं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए था? ऑफर को एक्सेप्ट होना जरूरी था। अज्यूम कर लो मिस्टर बी ने कहा कि ठीक हो गया भैया, मुझे जरूरत है, मैं इस मोबाइल को खरीद लेता हूँ। उसने क्या किया? इसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। जब ऑफर हो और ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो क्या बनती थी? प्रॉमिस। लेकिन हमने यहां तक थोड़ी रुकना था, हमने तो इसको लेकर जाना था कॉन्ट्रैक्ट तक। लेकिन फिर हमने डिस्कस किया था कॉन्ट्रैक्ट से पहले भी तो एक स्टेज आएगी ना, और वो कौन सी है वाला? वो एग्रीमेंट वाली, यानी कि पहले ही एग्रीमेंट बनेगा। हमने कहा था कि हमने इस प्रॉमिस को एग्रीमेंट बनाना है। और एग्रीमेंट, प्रॉमिस को एग्रीमेंट बनाने के लिए हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए था। और वो क्या था वाला? कंसिडरेशन। और मेरे बच्चों को याद होगा कि कंसिडरेशन क्या हुआ करती थी बोला? हाँ, दोनों पार्टीज को उस प्रॉमिस में जो इन रिटर्न बेनिफिट मिल रहा है, उसके लिए लफ्ज क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन। जो दोनों पार्टीज को जो फायदा मिलेगा, जो मुफाद होगा दोनों पार्टीज का, उसके लिए लफ्ज क्या बोलेंगे? कंसिडरेशन। और हमने डिस्कस किया था दोनों के लिए होना चाहिए। एक को फायदा मिल रहा हो, दूसरे को फायदा ना मिल रहा हो, तो मेरे बच्चे कंसिडरेशन नहीं है। तो दोनों के लिए कंसिडरेशन होनी चाहिए। अगर हम प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड कर दे तो क्या बनता था? एग्रीमेंट। फिर हमने कहा था कि इस एग्रीमेंट को हमने बनाना एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट। और ये एग्रीमेंट अगर हम इसको कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो मेरे बच्चे इसमें क्या ऐड करेंगे? हमने डिस्कस किया था अगर एग्रीमेंट में इनफोर्सेबिलिटी ऐड कर दे तो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। फिर हमने, अगर आपको याद हो, थोड़ी सी बात इनफोर्सेबिलिटी की थी, अभी हल्की सी, कि इनफोर्सेबिलिटी क्या होती है? कानूनी कार्रवाई। कि अगर ऐसा, देखो, एग्रीमेंट हुआ हो और वो ऐसा एग्रीमेंट हो कि अगर उनमें से कोई बंदा अपना वादा पूरा ना करे, एग्रीमेंट पूरा ना करे, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी ऑप्शन हो, तो उसके लफ्ज क्या बोलते हैं? इन्फोर्सेबिलिटी। और ये मेरे बच्चे, हर ये इन्फोर्सेबिलिटी हर जगह पे नहीं आती।
यहाँ पे हम कल डिस्कस कर रहे थे कि ये इन्फोर्सेबिलिटी हर जगह पे नहीं होती, कुछ जगहों पे बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाती है और कुछ जगहों पे बाय डिफॉल्ट नहीं होती, अगर करनी है तो करनी पड़ेगी। कानून की निगाह में देखो, कानून की आंखें हैं, वो अलग बात है, कानून अंधा है, लेकिन देखो अंधा है लेकिन उसके उसने ऊपर पट्टी बांधी होती है, अगर आपको देखा हो अक्सर, लेकिन आंखें हैं उसकी, तो कानून को नजर आ रहा था। तो कानून पहले से अज्यूम करके बैठा हो कुछ जगहों पे, कानून देख रहा है कि कुछ जगहों पे तो वो कहता है कि यहाँ पे जब भी कोई एग्रीमेंट होगा ना, मैं खुद पकड़ के उसमें इन्फोर्सिबिलिटी ऐड कर देता हूं। तो कुछ ऐसे एग्रीमेंट हैं जहां पे कानून खुद पकड़ के क्या ऐड कर देता है, इन्फोर्सिबिलिटी। और वो ज्यादा ज्यादा जगह नहीं है, वो सिर्फ दो जगह है। और वो क्या है, एक होगी मेरे बच्चे जो कमर्शियल हमारी ट्रांजेक्शन हो रही होती है, या बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये दो अल्फाज याद रखने हैं, कमर्शियल ट्रांजेक्शन और बिजनेस ट्रांजेक्शन। जब भी कोई कमर्शियल ट्रांजेक्शन और बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही होगी मेरे बच्चे, वहां पे कानून खुद पकड़ के उस एग्रीमेंट के अंदर क्या ऐड कर देता है, इन्फोर्सिबिलिटी। वो कहता है खबरदार, अगर अब किसी ने वादा पूरा ना किया, अगर पूरा ना किया तो मैं, अगर कोई मेरे पास आ गया फिर शिकायत लेके, मैं उसकी मदद करूंगा। यहाँ पे इन्फोर्सिबिलिटी का मदद मतलब ही क्या है, यानी कि इन्फोर्स करवाना, किसकी मदद लेके, कानून की। यानी कि अज्यूम कर लो कि हमारा आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैंने आपको लॉ पढ़ाना है, 2-4 दिन क्लासें हुई और उसके बाद राणा गैप, राणा क्लास में आ ही नहीं रहा। आप ढूंढ रहे हो कि सर हमने एडमिशन कराया लॉ के अंदर, तो सर तो आ ही नहीं रहे, तो सर मिल भी नहीं रहे कहीं पे। आपने जाके वहां पे थाने पहुंचे, अब थाना खुद तो नहीं आएगा, आप गए थाने में और जाके उनको कहा कि सर इस तरह लॉ में एडमिशन लिया था, सर तो आ ही नहीं रहे, हमें पढ़ा ही नहीं रहे, वादा खिलाफी की है, तो सर आप हमारी मदद करें। उनको ढूंढे पकड़े और ला के उनसे लॉ पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे कानून आपकी मदद को आएगा, वो थानेदार बिल्कुल कहेगा, एफआईआर काटेगा और आपकी मदद को आएगा। क्योंकि मेरे बच्चे ये एक ऐसा एग्रीमेंट था जहां पे मेरे बच्चे क्या थी, इन्फोर्सिबिलिटी थी। क्योंकि ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है, ये हमारा कारोबार है, क्या ये कह लो कि ये कमर्शियल नेचर की ट्रांजेक्शन। तो जो बिजनेस या कमर्शियल नेचर की ट्रांजेक्शन होती हैं, वहां पे कानून खुद पकड़ के इन्फोर्सिबिलिटी ऐड कर देता, और उस इन्फोर्सिबिलिटी को खत्म भी नहीं कर सकते, याद रखिएगा। ये भी ये सारी बातें अभी हमने पढ़नी है। अभी तो देखो मैं किताब की तरफ तो आपको लेकर ही नहीं गया, अभी हमने ये थोड़ी देखा ये देखो किताब में कहाँ पे क्या लिखा हुआ, पढ़ेंगे सारा कुछ। ये जो इन्फोर्सिबिलिटी दो जगहों पे हमने डिस्कस किया, कानून खुद पकड़ के ऐड कर देता, वो दो जगह कौन सी है वाला, कमर्शियल और बिजनेस। ये जब भी एग्रीमेंट करोगे इसमें हमेशा इन्फोर्सिबिलिटी होती है, और इसको खत्म ही नहीं कर सकते आप। जस्ट एग्जाम्पल, चलो मान लो कि मैं हमारा यहाँ पे आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था लॉ पढ़ाने का, और हमने आपस में पहले से तय कर लिया, हमने कहा कि देखो क्योंकि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, इसके अंदर इन्फोर्सिबिलिटी तो होगी, और कोई बंदा जिसके खिलाफ जिसके साथ कोई नाइंसाफी हुई वो कानूनी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन हम ना आपस में लिख कर तय कर लेते हैं, या जैसे मर्जी आपस में तय कर लेते हैं, अगर आप लोगों ने फीस ना दी तो कॉलेज आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा, और अगर हमने आपको पूरा पढ़ाया ना तो आप हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे, हम पहले से तय कर लेते हैं आपस में। उसके बावजूद अगर किसी के साथ नाइंसाफी हुई और वो चाहे अदालत में जाना, तो अदालत उसकी मदद करेगी। क्योंकि जहां पे इन्फोर्सिबिलिटी ऐड हो जाती है आप उस इन्फोर्सिबिलिटी को खत्म नहीं कर सकते। और वो कहां पे ऐड होती है, बाय डिफॉल्ट, कमर्शियल और बिजनेस। कुछ और जगह है जो कल हमने डिस्कस करना शुरू की थी, अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि जो हमारे घरेलू मामला होते हैं, पहले तो इसको कंप्लीट करते हैं ना मेरे से। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा था कि मिस्टर बी, मेरे पास ये मोबाइल है, ये मोबाइल 20,000 का ले लो। मिस्टर बी ने क्या कर लिया, उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। क्या ये कोई कमर, देखो मिस्टर बी का कोई कारोबार तो है नहीं, मोबाइल बेचने बूचने को, या मिस्टर ए का कोई इस तरह का कारोबार तो नहीं, ये कमर्शियल ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन तो कमर्शियल है ना, है? तो चाहे भी बिजनेस नहीं, लेकिन आप मुझे कहते हैं सर ये मोबाइल मुझे भेज दें, मैंने कहा ठीक है, ये मोबाइल मैंने आपको बेचने का, ये हमारा हो गया आपस में वादा, ये हमारी कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन तो नहीं हो रही, लेकिन कमर्शियल ट्रांजेक्शन तो है? तो इस तरह की जो ट्रांजेक्शन होती है उसके लफ्ज क्या बोलते हैं, ये कमर्शियल ट्रांजेक्शन है। तो जहां पे बिजनेस ट्रांजेक्शन या कमर्शियल ट्रांजेक्शन हो वहां पे इन्फोर्सिबिलिटी बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाती है। अभी मुश्किल लग रही होंगी ना बातें, अब चलें खैर, ले बेटा वापस आओ। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी, मुझसे ये मोबाइल 20,000 का खरीदो। मिस्टर बी ने क्या कर लिया, इसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो प्रॉमिस बन गई। अब प्रॉमिस में क्या ऐड करना था बड़ा, ताकि ये क्या बन जाए, तो मुझे बताएं कंसिडरेशन क्या होती थी, इन रिटर्न जो दोनों को मिलता था। मुझे बताएं यहाँ पे मिस्टर ए को क्या मिलेगा, 20,000, मिस्टर बी को क्या मिलेगा, मोबाइल। ऐसे में रखो, मिस्टर बी को मोबाइल मिलेगा और मिस्टर ए को 20,000, तो दोनों के लिए कंसिडरेशन है। मैं कह दूं यहाँ पे कंसिडरेशन थी बिल्कुल, और ये क्या बन गया, एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट को हमने एक्चुअली बनाना क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, क्या यहाँ पे इन्फोर्सिबिलिटी है, तो कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, पक्की बात है इन्फोर्सिबिलिटी। और ये किसने ऐड की है, कानून ने खुद ही ऐड कर दी, हमें बोलकर इन्फोर्सिबिलिटी ऐड करने की जरूरत। अच्छा, नॉर्मली यही यही स्टेप होता है, नॉर्मली यही स्टेप होता है, ऑफर और एक्सेप्टेंस। उसके बाद ये दोनों स्टेप बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद ऐड हो जाते हैं, कहां पे बोला, कमर्शियल और बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर, ये दोनों स्टेप।
अगर वो कमर्शियल बिजनेस ट्रांजेक्शन ना हो तो शायद यहाँ पे सिर्फ मामला यहाँ तक ही रह जाता, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। वापस आओ। जो बंदा ऑफर करता है, यहाँ पे ऑफर किसने किसको की है? मिस्टर ए ने मिस्टर बी को की कि मिस्टर बी मेरे पास मोबाइल है 20,000 का, खरीद लो। जो बंदा ऑफर करता है उसके लिए लफ्ज बोला करेंगे ऑफरर। क्या लफ्ज बोला करेंगे? ऑफरर। और जिसको ऑफर की जाती है उसके लिए लफ्ज बोला करेंगे ऑफरी। क्या लफ्ज बोला करेंगे? ऑफरी। फिर हमारी किताब कहती है कि जो बंदा ऑफरर बनता है उसको हम प्रोमिजर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उसको प्रोमिजर भी कह सकते हैं। और जो ऑफरी होता है उसको हम प्रोमजी भी कह सकते हैं। अगर चाहिए कि हमारी किताब अभी बात करेंगे, थोड़ी देर बाद इसको डिस्कस करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे इन दोनों बातों। ये हमारी किताब यहाँ पे कुछ जज्बाती बयान देगी, हकीकत में कुछ और है, लेकिन इसको जब ये आएगा किताब के अंदर, अभी 2-4 मिनट के बाद फिर इसको डिस्कस करेंगे। बेटा स्टेज ऑफ एग्रीमेंट क्या होती है बोला, मैंने अभी आपको डिस्कस किया था कि अगर तो कमर्शियल और बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ये स्टेज मेरे बच्चे, ये ऑफर एक्सेप्टेंस होती है। एक्चुअली वो कहाँ पे पहुंच जाता है? वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो खाली एग्रीमेंट वाली स्टेज नहीं होती कोई। ये ना समझेगा कि एग्रीमेंट की एक अलग स्टेज होती है, फिर उसके बाद मजीद इन्फोर्सिबिलिटी हमें क्या क्या ऐड करनी पड़ती है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। हाँ, कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे इन्फोर्सिबिलिटी ऐड ही नहीं होती। कुछ ऐसे मामला भी होते हैं जहां पे आपस में इन्फोर्सिबिलिटी ऐड होती ही नहीं, और कानून कहता है कि नहीं यहाँ पे मैंने करने देनी भी नहीं इन्फोर्सिबिलिटी ऐड। फिर वो जस्ट एग्रीमेंट होते हैं। फिर वो जस्ट एग्रीमेंट होते हैं। और जो जस्ट एग्रीमेंट हो, जिसमें कभी इन्फोर्सिबिलिटी ऐड भी ना हो सकती हो, वहां पे केस नहीं हो सकता। अदरवाइज एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट दोनों बराबर हैं भाई। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ये दोनों इक्वल है। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों इक्वल हैं। वो लहदा बात है कि बाज का कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं कि जो जस्ट एग्रीमेंट रह जाते हैं, तो उनमें इन्फोर्सिबिलिटी ऐड ही नहीं हो सकती, फिर वहां पे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बराबर नहीं होता। दोबारा देखिएगा, बच्चे ने सवाल किया है क्या हम एग्रीमेंट की स्टेज के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट केस कर सकते हैं? मेरे बच्चे देखा जाएगा, क्या वो एग्रीमेंट कमर्शियल या बिजनेस नेचर का था, फिर तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही है। ऐसे ही ना मेरे बच्चों, वहां पे तो केस हो सकता है क्योंकि कानून ने इन्फोर्सिबिलिटी उसमें ऐड की हुई है। लेकिन जो इस एग्रीमेंट में कानून ने मना किया हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा सा कबल वक्त सवाल आ गया कि अभी हमने यही चीजें डिस्कस करना है, वो कौन से एग्रीमेंट है जहां पे आप केस नहीं कर सकते। याद करें कल हमने पढ़ना शुरू किया था कि ये मिस्टर ए था, इसने अपनी बेगम को कहा था कि आज खाने पे जाएंगे, लेकिन वो नहीं पहुंचा। तो बेगम गई थी थाने, उसने कहा था कि इसके खिलाफ एफआईआर काटो, कि हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि आज खाना खाएगा, लेकिन वो नहीं आया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वहां पे हमने कहा था कि वो थानेदार पढ़ा लिखा था, उसने कहा था कि बीबी, ये जो मामलात हैं ये डोमेस्टिक मामलात हैं। ये कौन से मामलात हैं? ये डोमेस्टिक मामलात हैं। ये जो डोमेस्टिक मामलात होते हैं इसके अंदर इन्फोर्सिबिलिटी ऐड नहीं होती। ये जो डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स होते हैं, ये प्रॉमिसेस होती हैं, इनके अंदर इन्फोर्सिबिलिटी ऐड नहीं होती, इसलिए ये कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। तो अगर ये डोमेस्टिक मामला के अंदर भी कानूनी कार्रवाई होनी शुरू हो गई, तो फिर तो पुलिस इसी चक्कर में रहेगी बेचारी। है, आज इसको कहा था गोभी पकानी है, इसने देखे ये बताऊं पका लिए हैं, ये फलाना हो गया, तो मेरे ये तो सारा कुछ सत्यानाश हो जाना था। है, पुलिस तो फिर हर घर घर भी बैठी रहनी थी हर वक्त। तो इसलिए मेरे बच्चे, जो डोमेस्टिक के मामला होते हैं उसके अंदर इन्फोर्सिबिलिटी ऐड नहीं कर सकते, तो इसलिए कानून ने इसको कह दिया खातून को कि यहाँ पे कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। क्या रखोगे? एक चीज का हमें पता चल गया कहां पे इन्फोर्सिबिलिटी ऐड नहीं होती, जो हमारे डोमेस्टिक जो घरेलू आपस के मामला होते हैं। देखो, अगर एक भाई दूसरे भाई के साथ कोई कमर्शियल ट्रांजेक्शन कर रहा है, एक भाई ने दूसरे भाई को कोई मोबाइल बेचा या खरीदा है, ये कमर्शियल ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे रिश्ते नहीं देख रहे। अब ये नहीं कहना कि एक भाई दूसरे भाई को जमीन बेच रहा है, खरीद रहा है, घर बेच रहा है, खरीद रहा है, गाड़ियां खरीद रहा है, बेच रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये डोमेस्टिक मामला है। डोमेस्टिक का मतलब वही जो घरेलू मामला होते हैं, जो घरेलू, मेरा ख्याल है कि इतने बड़े आप लोग हो इस मामले को समझ सकते हो। याद रखोगे, वो कमर्शियल ना हो, आपस में खरीदो फरोख्त के इस तरह के मामला ना हो। याद रखोगे मेरे बच्चों? जो ऑनलाइन बाय एंड सेल होते हैं उसमें तो बहुत स्कैम करते हैं, आपसे पहले एडवांस में पैसे लेते हैं, तो फिर उस कानून पे उस पर एक्शन नहीं ले लेता। कानून? 18,000 बेटा आप लेता। मुल्क किस में बैठे हो? यहाँ पे तो किसी चीज पे एक्शन नहीं देखा जाता, आपकी औकात क्या है? देखो, यहाँ पे वो आसफा भुट्टो थी, वो एक थोड़ा सा वो जहाज से उड़ता उड़ता थोड़ा सा यहाँ से टकरा गया, उसके ऊपर तहकीकाती कमेटियां बनी, हाई लेवल की तहकीक की गई ये जहाज किस नीयत से टकराया है। तो उसके बाद जाके जो भी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां हुई, और यहाँ पे हम खुद ड्रोन के जरिए मासूम लोगों को मार रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, कुछ हो रहा है उसका। इसलिए जिस मुल्क में रह रहे हो उस लिहाज से सोचा करो, हो सकती है यहाँ पे, होती भी है। और अगर ये यही जो फ्रॉड है ये नवाज शरीफ के साथ हो, जरदारी के साथ हो, फिर हो कार्रवाई भी। लेकिन आप कौन सा नवाज शरीफ या जरदारी हो? औकात देखिए कभी। है? तो इसलिए आपके साथ अगर फ्रॉड होगा तो
आप वैसे ही मजाक कर रहा था, तो मेरे बच्चे आपकी आपकी कौन सुनेगा यहाँ। अब यहाँ पे ऐसे ऐसे फ्रॉड है। कभी भी मेरे बच्चे, मैं हमेशा बच्चों को बता रहा होता हूँ, कोई बंदा फोन करे आपको या किसी तरह का ऑनलाइन कोई किसी तरह का राब्ता करके आपसे पैसे मांगे, जो मर्जी हो, कहे ना मैं हाफिज आसिम मुनीर बोल रहा हूँ, आपने दो गालियां निकाल के फोन बंद करें। यकीन करें, कभी भी ऑनलाइन फोन करने वाले बंदे को कभी किसी सूरत में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देनी, और खास तौर पे पैसों वाला मामला हो, ऐसे ऐसे फ्रॉड है, आपकी सोच है। अभी एक लास्ट अटेम्प्ट के अंदर एक सीए का बच्चा बेचारा है, उसको कॉल आई, तो उसको कह रहा है कि मैं यार उसके दोस्त का नाम लिया, मैं ये पहले तो आया उस थानेदार की प्रीति, यही गार्डन टाउन, उसने कहा कि मैं गार्डन टाउन थाने से बोल रहा हूँ। उसने कहा कि ये तेरा दोस्त हमने किसी ऐसी वैसी जगह से पकड़ लिया है, तो अब ये बात करें इससे। अच्छा, उस दोस्त ने बताया मैं ये हूँ, और कहता कहता कि उसकी आवाज़ भी बिल्कुल मेरे दोस्त की तरह थी। कहता यार इन्होंने मुझे ये पकड़ लिया इस तरह करके, आप ये कह रहे हैं मैं तेरे अब्बू को बताएंगे, तो ये 50,000 मांग रहे हैं, तो यार अब्बू को पता चल गया ना तो मेरा तो पूरा कैरियर तबाह हो जाएगा, तो ऐसा कर लो, इनको ना 50,000 दे दो, है, तो मैं बाद में आपको दे दूंगा। लो भैया, उसने ट्रांसफर कर दिया 50,000, है। तो इस तरह के मामलात हैं, और कई आपको पता है बैंकों से कॉल्स आती हैं इस तरह करके कि भैया ये आपको ऑनलाइन स्टेटमेंट भेजा करेंगे, फलाना भेजेंगे, बस ये इन्फॉर्मेशन दे दो। हो ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ अभी वो सारे में वक्तन फक्तन बयान करता जाऊंगा जिस तरह के फ्रॉड हैं मेरे बच्चे। वैसे तो आपको अभी नहीं आते होंगे, क्योंकि वही बात है, वो सबको याद थी। उसके लिए थोड़ी सी औकात भी तो होनी चाहिए ना, कुछ हो भी तो सही ना पास। अभी तो फिलहाल माशाल्लाह आप खुद मांगते हो, है, तो आपको क्यों इस तरह की, लेकिन फिर भी एहतियात करना, कहीं आपके छुपे रुस्तम भी है यहाँ पे, बड़ा बड़ा पैसा उनके पास, वो बताते नहीं। मजाक कर रहा हूँ, ले बेटा। एक एक चीज का हमें पता चल गया, अगर कोई डोमेस्टिक मामलात हो, वहां पे इन्फोर्सेबिलिटी एक्ट, अगर वो एग्रीमेंट हो तो जस्ट क्या रह जाते हैं, एग्रीमेंट ही रहते हैं। अब अगली बात आ गई, मान लो कि मेरे बच्चे ये तीनों दोस्त थे, इन तीनों दोस्तों ने सोचा कि देखो भैया, आपका पेपर किस तारीख को वाला, 2 सितंबर को आपका पेपर है। इन्होंने कहा कि 2 सितंबर को पेपर है, पेपर देने के बाद लॉ का सीधा जाके मौला जाट फिल्म देखेंगे। मैंने कहा कि डन हो गया। इन्होंने आपस में ये तय कर लिया, इसने ऑफर की मान लो, ये बाकी दोनों ने भी मान गए इसके ऊपर। ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस हो गई, प्रॉमिस बन गई। अब हुआ क्या, उन्होंने कहा कि, लेकिन इन्होंने कहा कि ऐसा करना कि तू जाके ना वहां पे टिकटें खरीद लेना, हम भी पहुंच जाएंगे। उसने कहा कि ठीक हो गया। अब ये पहुंचा वहां पे, टिकटें खरीदी, उनकी भी खरीदी, खुद की भी खरीदी, और मूवी देख रहा है, वो दोनों आए ही। अब यहाँ पे ये मूवी से फ्री होकर सीधा थाने पहुंचा। इसने कहा कि भैया इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए सर, इन्होंने वादा किया था आज मेरे साथ फिल्म नहीं देखने का, लेकिन ये नहीं पहुंचे, तो सर इनके खिलाफ, तो वहां पे पुलिस वाला कहेगा भैया इस तरह के ये जो मामला होते हैं ये सोशल मामला होते हैं। इस तरह के मामला में ये नहीं कि फिल्म में आपका दोस्त आपको कहेगा आज खाना मेरी तरफ, जब आप वहां पे पहुंचे वो ताला लगा के वहां से खुद गायब हो। अब ये थोड़ी कि उसके बाद आप सीधा थाने पहुंचे किसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो, ये सोशल मामला होते हैं। जो सोशल मामला होते हैं वहां पे इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं होती। क्या रखोगे, ये दोस्तों के जो दोस्तों के साथ वादे होते हैं, जैसे आज आपने खिला दिया अपने दोस्त को, कल उसने खिलाने का वादा किया था लेकिन छुट्टी कर ली, आप ये थोड़ी कि आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करोगे, और होती भी नहीं। क्यों, यहाँ पे कोई इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं होती। तो दो जगह आपको पता चलेगी जहां पे इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं होती, कौन से वाला, डोमेस्टिक और सोशल। इन मामलों में इन्फोर्सेबिलिटी है, इसका मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, और मेरे बच्चे यहाँ पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। अब मैंने आपको कल, अगर याद हो, मैंने बातों बातों में आपको कहा था इंशाल्लाह जिस दिन लास्ट क्लास होगी उस दिन ये चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, और साथ में उस दिन मैं आपको बिरयानी भी खिलाऊंगा। आपने कहा डन सर, कहा डन। अब उस दिन वो क्लास लास्ट आई और मैंने वो बिरयानी नहीं खिलाई। अब ये थोड़ी कि मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी, क्यों, ये सोशल मामला है मेरे बच्चों, याद रखोगे इस बात को। हाँ, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया आप लोगों को, कोई फायदा नहीं है। बेटा उसके बाद ये भी उसी तरह की, अज्यूम कर लो ये मिस्टर ए है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी यार नमाज पढ़ा कर। उसने कहा कि ठीक हो गया, कल से पक्का नमाज पढ़ूंगा। उसने कहा कि पक्का, कहता कल से पक्का नमाज पढ़ूंगा। दो भैया ये इसने कल से नमाज पढ़ना नहीं शुरू की। आपको लग रहा है कि अब ये मिस्टर ए उसके खिलाफ जाके कानूनी कार्रवाई करेगा, और वहां पे बैठे हुए जो थानेदार है वो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार भी हो जाएगा? नहीं। ये जो हमारे होते हैं ये रिलीजियस मामला होते हैं, रिलीजियस मामला होते हैं। जैसे होता है ना कि आप मस्जिद में बैठे होते हो, तो मस्जिद में इमाम साहब कहते हैं कि भैया मस्जिद की कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। तो आप कहते हैं ठीक है सर, मेरी तरफ से भी लाख लिख लें। उसने लाख लिख लिया। कब दोगे सर, ये मैं अगले हफ्ते दे दूंगा। उसे लिख लिया, वो आया अगले हफ्ते मांगने के लिए, आपने दिए नहीं उसको। आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। ये रिलीजियस मामला है, आपने दे दिए तो ठीक, नहीं तो ना सही। कि जितने जो हमारे रिलीजियस मामला हैं इसके अंदर मेरे बच्चे कोई कानूनी कार्रवाई हाँ होती है, एक जगह पे थी भी हमारे सिलेबस में, लेकिन अब उन्होंने सिलेबस से डिलीट कर दी। ये जो आप वादे करते हैं ना मस्जिदों में फिर पैसे नहीं देते, यहाँ पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन वो पता नहीं आई कैप को क्या लगा,
उसने सिलेबस, लेकिन मैंने रखा हुआ है, मैं आपको बताऊंगा वो कैसे हो सकता है। आप इमाम मस्जिद को बताइएगा ताकि वो कानूनी कार्रवाई किया करे इस तरह के मामला में। ये जो शो के लोग होते हैं ना, उस वक्त बड़ी बड़ी अमाउंट लिखवा देते हैं, बाद में देते नहीं। नहीं बेटा, अभी हमें पता चल गया 3 मामला यहाँ पे इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं हो, डोमेस्टिक, सोशल और रिलीजियस। अब मेरे बच्चे अज्यूम कर लो, आप आज सुबह सड़क पे आ रहे थे और जब आ रहे थे तो रास्ते में एक वट्टा पड़ा हुआ था, रोड़ा, तो रोड़ा पड़ा हुआ था सड़क के दरमियान। आपने क्या किया, आप उसके पास से गुजर गए, एक बच्चा पीछे आ रहा था, उसने कहा कि भाई ये तो तेरी जिम्मेदारी थी, ये रोड़ा तूने साइड पे करना था, तूने साइड पे क्यों नहीं किया, तेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाऊंगा। अब मेरे बच्चे वो पहुंच गया थाने, तो उसने थानेदार ने उसको कहा कि देखें ये इसकी मॉरल ड्यूटी थी, अगर ये कर देता अच्छी बात, अगर नहीं किया तो भाई वैसे ही यही मॉरल बंदा है, लेकिन इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। ये जो हमारी मॉरल ड्यूटीज होती है, जैसे अक्सर आप सफर करते हो बसों में इधर उधर, तो कई बेचारे बीमार होते हैं, कोई बूढ़े होते हैं, आपको सीट मिली होती है, बेचारे वो खड़े होकर सफर कर रहे होते हैं, आप उनको सीट दे दो, ये आपकी मॉरल ड्यूटी है। ये कोई कानूनी ड्यूटी नहीं कि इस तरह का कोई बंदा आपके साथ हो, कोई खड़ा हो, आप उसको अपनी सीट दे दो। लेकिन दे दो तो बड़ी अच्छी बात है, ये आपने एक अखलाकी जिम्मेदारी पूरी की है। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे और कोई बंदा वहां पे खड़ा हुआ था, वो तपा हुआ है आपके ऊपर के एक बुजुर्ग के पास खड़ा हुआ है, तो तूने सीट नहीं दी उसको, मैं तेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। ये जो मॉरल ड्यूटीज अगर आप पूरी नहीं करते, तो मेरे मेरे बच्चे आपके खिलाफ किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं होती। होता है ना कि बात कोई बंदा, यहाँ पे कई लोग हैं, उन्होंने पानी के फिल्टर, वो घर में कूलर लगा के उसकी टूटी बाहर निकाली होती है कि भाई पानी पी लो इसको, हैं? कई लोगों ने नहीं किया हुआ, भाई उसको लगा, उसको अच्छा लगा कि इससे लोगों का फायदा होगा, उसने एक मॉरलिटी, उसके पास पैसा था, उसने पूरी कर दी। अब बाकियों ने नहीं किया, अब ये थोड़ी है कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दे कोई। तेरा तेरा घर भी तो नुक्कड़ में है, तुझे भी चाहिए उसी तरह उस टूटी लगाए यहाँ पे, अगर उसने नहीं लगाई तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। तो 4 चीजों का हमें पता चल गया, यहाँ पे इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं होती, डोमेस्टिक, सोशल, रिलीजियस और मॉरल। यहाँ पे मेरे बच्चे इन्फोर्सेबिलिटी आप चाहें भी तो ऐड नहीं कर सकते। हाँ, एक जगह पे हो सकती है, वो मैं बताऊंगा जब वो रिलीजियस वाले में मैंने एग्जांपल दिया ना, जो मस्जिद में चंदा देने की बात करते हैं, वो था है भी स्पेसिफिकली उसके लिए, चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन के लिए। खैर, तो बेटा अज्यूम कर लो ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी उसका बच्चा है, ये पढ़ता नहीं है, सीए कर रहा है लेकिन पढ़ता नहीं। इसके बाप ने कहा कि ऐसा कर, तू सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर भैया, मैं तुझे एक हैवी बाइक लेके दूंगा। उसने क्या किया, उसके बच्चे ने इसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब हुआ क्या कि इस बच्चे ने हिम्मत करके सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लिया, और अब वो बाप के पास गया, उसने कहा कि भाई दो अब बाइक। उसने कहा कौन सी बाइक, आप माशाल्लाह सीए करके वो कमा के खरीद लो। उसने कहा कि ये तो आपने वादा खिलाफी की है, एग्रीमेंट तोड़ा है। तो अब ये उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाह रहे हैं, तो मुझे बताएं ये कहाँ पे फॉल करेगा इनमें से। डोमेस्टिक मामला भाई, घरेलू मामला हैं, इस तरह के वादे होते रहते हैं, इन वादों का पूरा होना जरूरी। हाँ, यहाँ पे इन्फोर्सेबिलिटी के कोई खास रिक्वायरमेंट्स पूरी करके ऐड की जा सकती है, वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। कुछ जगह होंगी जहाँ पे कुछ खास रिक्वायरमेंट्स पूरी करके आप इन्फोर्सेबिलिटी ऐड कर सकते हो, जस्ट एग्जाम्पल वैसे मैं बता रहा हूँ। देखो अभी हम किताब तो नहीं पढ़ रहे ना, अभी तो जनरल बातें डिस्कस कर रहे हैं, परेशान तो नहीं ना बैठे आप लोग। आपके भाई ने कहा, बड़े भाई ने कहा कि जाओ जाके ना लाहौर में सीए करो, आपका जितना खर्चा होगा ना मैं पे करूंगा। भाई ये कौन सा वादा कर रहा है वो, डोमेस्टिक है, घरेलू मामला है ना। तो आप आगे यहाँ पे कुछ अरसे तक तो उसने सपोर्ट किया, उसके बाद उसने पैसे देने बंद कर दिए, फीस वगैरह। अब आप चाहते हो कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उसे पैसे रिकवर कर। अच्छा एक और मैं चीज बता दूं, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये जो बिलो पढ़ रहे हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे कैद कूद नहीं होती, यहाँ पे पैसे का ही लेन देन होता है, याद रखिए। ये नहीं होता कि किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे उसको कैद भी हो जाए, कैद शायद नहीं होती यहाँ। बुला तो बात है कि जब कानून की बात ना माने उसके बाद जाके कोई कैद वाला मामला हो, अदरवाइज यहाँ पे कोई कैद कूद नहीं, बस आ जाके पैसे का लेन देन से मामला को सेटल करते हैं। खैर, अब हुआ क्या कि भाई ने कुछ अर्से तक तो पैसे दिए, उसके बाद वो फीस वगैरह देना बंद कर दी। अब आप चाहते हो कि मैं कानूनी कार्रवाई करके इससे पैसे रिकवर करूं, फीस वगैरह मैंने पे कर दी है। तो कानून आपकी मदद नहीं करेगा, कानून क्या क्या कि आपको इनकार कर देगा, ये आपका डोमेस्टिक मामला है। लेकिन उस भाई से पैसे रिकवर हो सकते थे अगर आप उससे प्रॉपर लिखवा लेते और उसको प्रॉपर जगह पे जाके रजिस्टर्ड करवा लेते, ये हमारा वादा हुआ है, पढ़ेंगे इसको जाके आगे, ये भी आएगा कि वहां पे फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो यहाँ पे अगर इन इन चारों में समझ लो, सोशल, रिलीजियस, डोमेस्टिक या मॉरल, यहाँ पे अगर आप इन्फोर्सेबिलिटी ऐड करना चाहें तो कुछ पापड़ पेलने के बाद इन्फोर्सेबिलिटी ऐड की जा सकती है, बाय डिफॉल्ट ऐड नहीं होती। लेकिन कमर्शियल और बिजनेस ट्रांजेक्शन, चाहे वो बाप बेटे के दरमियान, चाहे भाइयों के दरमियान, चाहे जिस मर्जी रिश्ते के दरमियान कमर्शियल और बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही हो, तो मेरे बच्चे वहां पे इन्फोर्सेबिलिटी ऐड हो जाती है।
याद रखोगे, और वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ऐसे ना वो एग्रीमेंट जिसमें इन्फोर्सिबिलिटी ऐड हो जाए, वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो कितनी जगहों पे ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, कमर्शियल और बिजनेस ट्रांजेक्शन। और कहाँ पे इन्फोर्सिबिलिटी ऐड नहीं होती और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, डोमेस्टिक, सोशल, रिलीजियस और मॉरल। अब मेरे बच्चे इसको जरा देखते हैं कि किताब में ये सारी बातें हमें कहाँ कहाँ पे मिलती हैं। तो कल सबके पास किताब होनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ। लो बेटा, पढ़ना शुरू करेंगे ऑफर से। हमने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट की जो शुरुआत है वो कहाँ से होगी भला, ऑफर। अब देखो वैसे तो ऑफर क्या होता है, मैं आपको कहता हूँ कि मोबाइल मुझसे खरीद लो, ये ऑफर है। आप कहते हो सर ये पंखा हमें बेच दो, ये ऑफर है। तो ऑफर तो वैसे तो हमें समझ आ रही है, बड़ी सादी सी बात है कि ये ऑफर होती है। लेकिन जब हम पढ़ेंगे ये इतनी सादी सी नहीं होगी। अब देखो जब ये अल्फाज पढ़ोगे तो ऑफर को भी अच्छा खासा मुश्किल कर रहा है वो। कहते हैं कि ऑफर क्या होती है, पहले हम जरा थोड़ी सी इसकी एग्जांपल लेते हैं, फिर हम देखेंगे इसके अल्फाज पढ़ेंगे। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी, आपके पास ये गाड़ी है, ये 10 लाख रुपए की, मुझे सेल कर दो। ये है बायर, ये है सेलर। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि ये गाड़ी मुझे 10 लाख रुपए की सेल कर दो। तो मेरे बच्चे, जब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ये ऑफर की है तो मिस्टर ए क्या बन गया बोला, ऑफरर। और मिस्टर बी क्या बन गया, ऑफरी। ऐसे मेरे बच्चे, मिस्टर बी ने क्या कर लिया, इसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब मेरे बच्चे इक्वेशन पूरी करो, ऑफर हो और ऑफर एक्सेप्ट हो तो क्या बनती है, प्रॉमिस। प्रॉमिस में क्या ऐड करना होता है, कंसिडरेशन। तो मेरे मेरे बच्चे मुझे बताओ, यहाँ पे मिस्टर ए जो बायर है इस गाड़ी का, तो मिस्टर ए के लिए कंसिडरेशन क्या बोला, वो गाड़ी। और मिस्टर बी के लिए कंसिडरेशन क्या बोला, वो 10 लाख रुपए। ये बात समझ आ रही है ना मेरे बच्चे। तो क्या मैं ये कह दूं कि दोनों के लिए कंसिडरेशन है, तो दोनों के लिए कंसिडरेशन भी है, तो ये क्या बन गई मेरे बच्चे, प्रॉमिस, ये एग्रीमेंट। और मुझे बताओ क्या ये कोई कमर्शियल किस्म की ट्रांजेक्शन है, बिल्कुल खरीदो फरोख्त की ट्रांजेक्शन है। तो मेरे बच्चे कमर्शियल ट्रांजेक्शन के अंदर ऑटोमेटिकली हमने डिस्कस किया था, कानून क्या कर देता है, इन्फोर्सिबिलिटी भी ऐड कर देता है, और ये क्या बन गया, ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट चले, खैर वापस आए ऑफर के ऊपर। तो ऑफर क्या होती है, ऑफर दो चीजों के लिए हो सकती है, या तो कुछ करने के लिए ऑफर हो सकती है, या कुछ करने से रोकने के लिए। ऑफर दो चीजों के लिए हो सकती है। ऐसा करो ये चीज मुझे बेच दो, ऐसा करो ये काम छोड़ दो। जस्ट एग्जाम्पल, मैं कहता हूं ये मोबाइल मुझे बेच दो, मैं आपको क्या कर रहा हूं, ऑफर कर रहा हूं। ये ऑफर कुछ करने के लिए कर रहा हूं या कुछ करने से रोकने के लिए, कुछ करने के लिए कर रहा हूं ना। ये मोबाइल क्या कर दो, मुझे मुझे बेच दो। मैं कहता हूं ये लैपटॉप मुझसे खरीद लो, मैं क्या कर रहा हूँ बोला, ऑफर कर रहा हूँ। ये ऑफर कुछ करने के लिए कर रहा हूँ या कुछ करने से रोकने के लिए कर रहा हूँ आपको, कुछ करने के लिए, कि भाई मुझसे ये मोबाइल लैपटॉप क्या कर लो, खरीद लो। लेकिन ऑफर कुछ करने से रोकने के लिए भी हो सकती है। जस्ट एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि मैं अपने इस सीएफई के कारोबार में आपको पार्टनर बना लूंगा अगर आप अपना सीए का कॉलेज बंद कर। अब यहां पे देखो ये दोनों चीजें हैं, कुछ करने के लिए भी है, कुछ करने से रोकने के लिए भी है। जब मैंने ऑफर की है आपको, इसमें कुछ करने के लिए भी है और कुछ करने से रोकने के लिए भी है। अब इसमें करने के लिए क्या है बोला, पार्टनर बना लूंगा मैं आपको। और रोकने के लिए क्या है, आप अपना कारोबार बंद करो। तो ऑफर दो चीजों के लिए हो सकती है। किस, कौन सी वो दो चीजें हैं, कुछ करने के लिए भी हो सकती है, कुछ करने से रोकने के लिए। लेकिन जब हम किसी को ऑफर करते हैं, कहता है कि इसका मकसद क्या होता है। जैसे एग्जांपल, मैं आपको कहता हूं ये लैपटॉप मुझसे 1 लाख रुपए का खरीद लो। मैं आपको कहता हूँ ये लैपटॉप मुझसे 1 लाख रुपए का खरीद लो। मैं कुछ करने के लिए कह रहा हूँ या कुछ करने से रोकने के लिए, कुछ करने के लिए कि ये लैपटॉप मुझसे 1 लाख का खरीद लो। लेकिन मेरा मकसद क्या है ऑफर करने का, मेरा मकसद ये है कि ये जो मैंने आपको लफ्ज बोला है ना, कि ये लैपटॉप मुझसे 1 लाख रुपए का खरीद लो, आप इसके ऊपर अपनी रजामंदी शो कर। जब भी कोई बंदा किसी को ऑफर करता है ना, उसका एक ही मकसद होता है, अगली पार्टी की रजामंदी हासिल करना। ऑफर का इसके अलावा कभी कोई दूसरा मकसद नहीं होता, सोचना भी नहीं आप। ऑफर का सिर्फ एक मकसद होता है, जो ऑफर आपने की है उस ऑफर पे अगली पार्टी क्या करते है, जिसको ऑफर किया आपने, वो रजामंदी शो करते। जस्ट एग्जाम्पल, आप पैदल चलते आ रहे थे सीएफई को, एक रिक्शे वाला पास रुका, उसने कहा कि सर मैं आपको ले जाता हूँ सीएफई तक। ये क्या कर रहा है वो आपको, ऑफर, कि मैं सीएफई तक आपको ले जाता हूँ। लेकिन उसका मकसद क्या है, आपकी रजामंदी हासिल करना। ये थोड़ी कि आप पैदल आ रहे थे, जब पकड़ा आपको रिक्शे में फेंका, यहाँ पे उतार गया, कहा कि 100 रुपया निकाल। ऐसे थोड़ी होगा। ऑफर करनी है यार कोई, मेरे से वो आगे देखेंगे ऑफर कैसे कैसे हो सकती है, अभी चीजें तो पढ़ना शुरू किया हम। अब मेरे बच्चे मुझे बताओ, ऑफर कितने मकसद के लिए हो सकती है, दो मकसद है। या तो कुछ करने के लिए हो सकती है, या कुछ करने से रोकने को। नहीं, ऑफर ये मकसद तो एक ही है उसका, अगली पार्टी की रजामंदी हासिल करना। ऑफर कितनी तरह से हो सकती है, ये वो है। ऑफर कितनी तरह से हो सकती है, दो तरह से, या तो कुछ करने के लिए
या कुछ करने से रोकने के लिए। और ऑफर का मकसद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है? जिस बंदे को ऑफर की है उस बंदे की रजामंदी हासिल करना। रजामंदी क्या है? हाँ कर देना उसका सादा अल्फाज। ऑफर होती ही इसलिए है ताकि अगली पार्टी आपकी उस ऑफर के ऊपर क्या कर दे? हाँ कर दे। याद रखोगे मेरे बच्चों? चलें जरा देखिएगा। आज तारीख क्या बोला? 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा था 10 लाख की ये गाड़ी मुझे भेज दो, पेमेंट करूंगा मैं आपको जाके 30 जून को। 30 जून को पेमेंट करूंगा। अब मिस्टर बी ने कहा कि ठीक हो गया भैया, लेकिन तू 30 जून को पेमेंट करेगा भी कि नहीं इसकी क्या गारंटी है? उसने कहा कि मैं तुझे ना एक पोस्ट डेटेड चेक दे दूंगा। उसने कहा कि ठीक हो गया। उसने क्या किया, 30 जून का एक चेक बना के मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक चेक दे दिया, और उस चेक के ऊपर जो तारीख लिख दी वो लिख दी 30 जून 2025। 10 लाख था, 1 मिलियन का ये चेक बना के मिस्टर ए ने मिस्टर बी को दे दिया। बात समझ आ रही है? 30 जून का दिन आ गया, और 30 जून को मिस्टर बी इस चेक को बैंक में लेके जा रहा था पेमेंट लेने के लिए। और मिस्टर ए को पता कि मेरे बैंक में तो पैसे ही नहीं, और उसको पता कि चेक डिसऑनर होगा, और चेक डिसऑनर हो गया तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, और ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। यानी कि यहाँ पे फिर जमानत भी नहीं होती। अगर हम ये जेल देखें ना, तो मैं हमेशा बच्चों को बता रहा होता हूँ इस तरह की बात, ताकि वो दिमागी तौर पे इस तरह के मामला के लिए रेडी रहें। तो जेल के अगर हम 3 हिस्से कर दें ना, चलो 4 हिस्से कर दें, उसमें से 2 हिस्से ना दो तरह के लोगों के। एक ये जिनके चेक डिसऑनर हुए होंगे, एक जो बेगमात ने अंदर भेजे हुए। वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है जेल्स के अंदर। होता है ना, खुदा ना खासा ये आजकल एक बीमारी है या जो भी है, कि शादियां हैं और फिर अल्लाह माफ करे तलाकें भी हैं, अदालतें भरी पड़ी हैं, और फिर वहाँ पे जो शौहर है उसके ऊपर नानो नफका की जिम्मेदारी होती है, जो अदालत उसके ऊपर लगाती है कि भाई आपने पे करना है परवंत। अगर वो पे नहीं करता उसके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई होती है, उसको जेल में फेंका जाता है। और वो जेलें भरी पड़ी हैं क्योंकि गुस्सा इतना होता है और पैसे नहीं देते हैं। तो फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। तो भैया अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। तो भैया 30 जून का दिन आ गया, मिस्टर ए के अकाउंट में पैसे को नहीं। और उस दिन मिस्टर ए ने फोन निकाला और मिस्टर बी को कॉल की, मिस्टर बी भाई क्या कर रहे हो आज? कहते मैं जा रहा हूँ बैंक में तेरा चेक लेके। उसको तो पता है पैसे ही नहीं। उसने कहा कि रुक, इस चेक को बैंक में प्रेजेंट ना कर। अब मुझे बताओ, ये एक ऑफर कर रहा है उसको, अभी कुछ कह रहा है कि इस चेक को बैंक में प्रेजेंट ना करो। अब उसको कुछ करने के लिए कह रहा है या कुछ करने से रोकने के लिए? रोक रहा है कि इस चेक को बैंक में प्रेजेंट ना करो, मुझे अभी 1 महीने का मजीद टाइम दे दो। मैं आपको 10 लाख की बजाय 10,50,000 यानी कि 50,000 एक्स्ट्रा दे दूंगा। देखो ऑफर की, इस चेक को बैंक में प्रेजेंट ना करो, मैं आपको 10 लाख की बजाय 10,50,000 दे दूंगा, 1 महीने का मजीद टाइम दे दो। उसने क्या कर लिया, इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या बन गई? प्रॉमिस। अब यहाँ पे मेरे बच्चे जाहिर बात है, ये जो ऑफर हुई थी उसमें कुछ करने के लिए भी है, कुछ करने से रोकने के लिए भी, अगर देखा जाए तो मेन तो करने से रोकने के लिए ना, कि इस चेक को बैंक में प्रेजेंट ना करो, और साथ क्या है, वो 50,000 एक्स्ट्रा देगा। अब मेरे बच्चे मुझे ये बताएं, उसने ये प्रॉमिस तो बन गई, क्या इस प्रॉमिस में दोनों के लिए कंसिडरेशन होनी चाहिए? पक्की बात है। मुझे बताएं मिस्टर ए के लिए कंसिडरेशन यहाँ पे क्या है? वो जो उसको 1 महीने का मजीद टाइम मिलेगा। और मिस्टर बी के लिए कंसिडरेशन क्या है? कहने का ये मतलब ये भी दिमाग में रखिएगा, ये नहीं कि हमेशा जो इन रिटर्न मिलता है वो पैसा ही होता है। जैसे जस्ट एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों ने बी लॉ के लिए एडमिशन करवाया, सीएफई को तो पैसे मिले, क्या बदले में आपको भी पैसे मिल रहे हैं? मेरे बच्चे ये चीज दिमाग में रखनी है, हमेशा बदले में कोई पैसा नहीं होता। कोई सर्विसेज भी हो सकती है, कोई और गुड्स भी हो सकती हैं। या यहाँ पे जस्ट उसने टाइम बाय किया है, यहाँ पे उसको सिर्फ टाइम मिला है, वो टाइम ही उसके लिए कंसिडरेशन है। तो दोनों के लिए कंसिडरेशन है, तो क्या बन गया? और क्या ये कोई कमर्शियल नेचर की है या बिजनेस? बिल्कुल। तो ये क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब ये नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया यहाँ। अब मजीद 30 दिन के बाद ये क्या करेगा, उसको 10,50,000 पे करेगा। अगर नहीं करेगा तो फिर वो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, ये जो ऑफर होती है, ये ऑफर कुछ करने के लिए भी हो सकती है, कुछ करने से रोकने के लिए। मैंने 2 एग्जाम्पल आपके सामने रख दी रोकने के लिए। एक एक एग्जाम्पल पहले रखी कि आप ये कारोबार बंद कर दो, मैं आपको अपने साथ पार्टनर बना दूं। ये मैं ऑफर कुछ करने करने के लिए भी कर रहा हूँ, नोट, लेकिन साथ क्या कर रहा हूँ, कुछ करने से रोकने के लिए भी ऑफर कर रहा हूँ। और मेरे बच्चे वैसे जितनी चीजें खरीदने खरीदने के लिए आप ऑफर करते हो वो सारी क्या होती है? कुछ करने के लिए। तो ऑफर कुछ करने के लिए भी हो सकती है, कुछ करने से रोकने। और ऑफर का मकसद क्या होता है?
हाँ, अब एक और चीज पे लफ्ज पे, यहाँ पे ना लॉ में एक लफ्ज के ऊपर सवाल बनते हैं। यहाँ पे पूरी पूरी ये नहीं कि पूरी पूरी लाइनों के ऊपर सवाल, सिर्फ एक लफ्ज के ऊपर। जस्ट एग्जांपल, मैंने यहाँ पे अब्दुल कदीर को कहा, ये आपके पास जो मोबाइल है अब्दुल कदीर, कि मुझे 1 लाख रुपए का भेज दो। इसके साथ जो बच्चा बैठा, बेटा आपका नाम क्या है? हसनैन। हसनैन हैदर। अच्छा, हसनैन हैदर ने कहा कि सर ये मेरा मोबाइल ले लें 1 लाख रुपए। जिस बंदे को ऑफर की गई है वही बंदा उसको एक्सेप्ट करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी मैं आपको बताता हूँ, आई कैप के एक दो सवाल आपके सामने रखता हूँ। ऑफर का मकसद क्या होता है? बोला अगली पार्टी की रजामंदी हासिल करना, असेंट हासिल करना। और ऑफर को एक्सेप्ट कौन करेगा? वही ऑफर करेगा, ऑफर को एक्सेप्ट करेगा जिसको ऑफर कोई और बंदा ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। याद रखोगे मेरे बच्चे? पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। सर कानून को किस तरह पता लगता है कि इन दोनों के दरमियान प्रॉमिस हुआ है? साबित करना हो। सर मतलब ऑफर और ऑफर के दरमियान में कोई और भी नहीं हो मैं यही सकता? तो कह रहा हूँ ना, हर बंदा, देखो आप दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था। चलो बेटा, किताब तो आपके पास सारी निकल, ध्यान रखिएगा। ऑफर क्या होती है देखो। अब वैसे तो सादी सी बात है, ऑफर क्या होती है? मैंने आपको कहा मोबाइल खरीदो, ये कर लो। है, जाके आपने दुकानदार को कहा 2 किलो सब्जी दे दो, ऑफर ही है ना। रिक्शे वाले को कहा कि रोक मुझे सीएफई तक छोड़ा, ऑफर ही है ना। कितनी सादी सी बात है, लेकिन अब लिखी हुई पढ़ोगे ना, फिर पता चलेगा। अब लिख कैसे रहा है? अब कानून तो कानून ही है। कहता है कि वेन 1%, अब इधर आते हैं हम, वेन 1%, इस बंदे की बात हो रही है, यूं कर लो। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा था ना कि मिस्टर बी, आपके पास ये गाड़ी है, ये गाड़ी मुझे कितने की भेज दो? 10 लाख रुपए। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की थी। वेन 1%, मिस्टर ए सिग्निफाई टू अनदर, इजहार करे, इजहार करे। सिग्निफाई टू अनदर का मतलब क्या है? किसी दूसरे के सामने, ये ना हो कि अकेला ही बैठा हो और वो मिस्टर बी को ना सुन रहा ना फोन हो, अकेले ही यहाँ पे कमरे में बैठा हो, कह रहा हो मिस्टर बी अपनी गाड़ी 10 लाख की भेज दे। ये कोई ऑफर नहीं है। क्या रखोगे मेरे बच्चे? ऑफर के लिए कोई दूसरा बंदा होना जरूरी है। ये भी हम डिस्कस करेंगे, ऑफर के एसेंशियल्स। ऑफर में कम से कम 2 लोगों का होना, और वो कौन हो? ऑफरर और ऑफर। यही ना हो कि दोनों लोग ऑफर करने वाले ही हो, 2 लोगों ने गाड़ी खरीदनी थी वाले। याद रखोगे, ऑफरर और ऑफरी का होना जरूरी है। कहता है कि व्हेन 1%, जब एक बंदा सिग्निफाइज टू अनदर, किसी दूसरे के सामने इजहार करे। किसका? हिज विलिंगनेस, अपनी ख्वाहिश का। ये मिस्टर ए ने मिस्टर बी के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया ना, कि भैया अपनी ये गाड़ी क्या कर दो, मुझे 10 लाख रुपए की बेच दो। व्हेन 1% सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू आर टू abstain, अभी abstain वाले को तो रहने दो। दो बेटा, अभी मैं सिर्फ खरीदने वाली बात कर रहा हूँ, जब 30 जून वाली बात हम बाद में करेंगे। कहता है कि व्हेन 1% सिग्निफाइज टू अनदर, जब एक बंदा दूसरे बंदे के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा हो, टू डू, कुछ करने के लिए, विद ए व्यू, कुछ टू डू एनीथिंग विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर पर्सन टू सच एक्ट, और विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर पर्सन। अब मेरे बच्चे यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि ऑफर का मकसद ही क्या होता है? असेंट ऑब्टेन करना, अगली पार्टी की रजामंदी हासिल करना। इसके अलावा ऑफर होती ही नहीं किसी मकसद के लिए। ऑफर का मकसद सिर्फ एक ही होता है, किसी दूसरी पार्टी जिसको ऑफर की गई है उसकी क्या हासिल करना? असेंट ऑब्टेन करना। क्या रखोगे? दोबारा पढ़ो। व्हेन 1% सिग्निफाई टू अनदर हिज विलिंगनेस, जब एक बंदा किसी दूसरे बंदे के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा हो, टू डू एनीथिंग, कुछ करने के लिए।
जैसे यहाँ पे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या कहा, अपनी ये गाड़ी मुझे 10 लाख रुपए की बेच दो। अब अगली बात, विद व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर पर्सन टू सच एक्ट। और यहां पे मिस्टर ए की नियत क्या थी, ऑब्जेक्टिव क्या था, कि इस मिस्टर बी की इस कुछ करने के ऊपर, यानी कि गाड़ी बेचने के ऊपर क्या हासिल कर लेना, रजामंदी हासिल करना। तो हम कहेंगे ही इज सेट टू मेक ए प्रपोजल। ये क्या कर रहा है, ये प्रपोजल दे रहा है, ये ऑफर कर रहा है। ऑफर कह दो या प्रपोजल कह दो, एक ही बात है, याद रखोगे मेरे बच्चे। और प्रपोजल इज आल्सो कॉल्ड ऑफर। चलो ये बात समझ आई। अब अगली बात मेरे बच्चे, चलो मान लो कि उसने इसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था, और फिर उसने उसको चेक दे दिया, और फिर वो ड्यू डेट के ऊपर जब वो चेक प्रेजेंट करने जा रहा था, उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे। अब वो चाहता था मैं इसको रोकूं। उस दिन उसने 30 जून को उसको कॉल करके कहा था कि अभी इस चेक को बैंक में प्रेजेंट ना करो, मैं आपको 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दूंगा। ये ऑफर कर दी उसने। अब ये ऑफर मैं मानो कुछ करने के लिए भी, कुछ करने से रोकने के, मैंने तो कुछ करने से रोकने के लिए है कि आप इस चेक को बैंक में प्रेजेंट ना करो। अब मेरे बच्चे इसको मिटाओ। अब मेरे बच्चे 30 जून को हम पढ़ते हैं क्या हुआ। When one person signified to another his willingness, जब एक बंदे ने, मिस्टर ए ने मिस्टर बी के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था। लेकिन वो ख्वाहिश का इजहार जो था, कुछ करने के लिए था या कुछ करने से रोकने के लिए, रोकने के लिए, टू abstain फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। उसको रोका था कि इस चेक को बैंक में प्रेजेंट ना करो। और उसका इसका इसका मकसद क्या था, विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर पर्सन, मिस्टर बी की रजामंदी हासिल करना। किसके ऊपर रजामंदी हासिल करना, टू सच एब्सटिनेंस, उस रोकने के ऊपर मिस्टर बी की रजामंदी हासिल करना। तो समझ लो मिस्टर बी मिस्टर बी को क्या कर रहा है, ही सेट टू मेक ए प्रपोजल। तो उसने क्या की है, प्रपोजल की है। मैं आपको कहता हूं ये मोबाइल मुझे बेच दो। अब वही यही ये जो डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी, एक बंदा दूसरे बंदे के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर, और ये कुछ करने के लिए, कुछ करने से रोकने के लिए, कुछ करने के लिए, ये मोबाइल मुझे बेच दो। और इसका मकसद क्या है, विद ए व्यू टू ऑब्टेन असेंट ऑफ दैट अदर पर्सन, जिसको मैंने ऑफर की है उसकी रजामंदी हासिल करना। तो समझ लो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऑफर कर रहा हूं। और अभी मैंने आपको कहा कि ये कारोबार बंद कर दो, मैं आपको अपना पार्टनर बना लूंगा। यहां पे मैं ऑफर कर रहा हूं आपको। और इस ऑफर का मकसद क्या है, कुछ करना या कुछ करने से रोकना, कुछ करने से रोकना, कि भाई इस कारोबार को बंद कर। और मेरा मकसद क्या है, इस कारोबार को बंद करने के ऊपर आपकी रजामंदी हासिल कर। तो समझ लो मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं ऑफर कर रहा हूं। याद रखोगे मेरे बच्चों, क्योंकि पेपर में तो हमने मिलती जुलती बातें लिखी, अगरचे वो आपसे डेफिनेशन ही मांगेगा, लेकिन फिर भी बेसिक तो यहीं से शुरू हुई है। और अभी 2-3 पॉइंट छोड़ के आगे उसमें वो चीजें आ जाएंगी लगातार, जो आई क्या बड़ी बहुत दफा पूछता है। ले बेटा, इसको पढ़ो जरा और सोचो, क्या ये डेफिनेशन आपको सही से हजम होगी। इस डेफिनेशन को कितने हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ोगे, 2 हिस्सों। एक कुछ करने के ऊपर अगली पार्टी की रजामंदी हासिल करना, एक कुछ करने के ऊपर अगली पार्टी की रजामंदी हासिल करना, और एक कुछ करने से रोकने के ऊपर अगली पार्टी की रजामंदी हासिल करना। तो ऑफर होती ही 2 कामों के लिए, कुछ करने के लिए या कुछ करने से रोकने के लिए। याद रखो। लो बेटा, अभी हमने डिस्कस किया था, ऑफर हो, और ऑफर किस मकसद के लिए होती है, अगली पार्टी की रजामंदी। और जब अगली पार्टी रजामंदी दे देती है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस। और ऑफर हो, एक्सेप्ट हो, तो क्या बनती है, प्रॉमिस। तो प्रॉमिस की डेफिनेशन तो हमें पहले ही पता है। प्रॉमिस क्या होती है बता, व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड। अब यहाँ पे ना जब हम पढ़ेंगे ना, इस लफ्ज को शायद हम जरा थोड़ा सा हल्का पढ़ेंगे, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको बताया, व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, जिसको ऑफर की थी, वो क्या करे, सिग्निफाइज हिज असेंट टू इट, वो उसके ऊपर रजामंदी शो कर दे। अगर कुछ करने के लिए था तो करने के ऊपर रजामंदी शो कर दे, अगर कुछ करने से रोकने के लिए था, रोकने के ऊपर रजामंदी शो कर दे। द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड, और प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाती है तो क्या बन जाती है, प्रॉमिस। यही पढ़ा था ना मेरे बच्चों भी हमने। लेकिन मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है, व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड। अब मैं आपको बताता हूं, मिस्टर ए की मेरे बच्चे अज्यूम कर लो एक दुकान है, और मिस्टर बी इसका रेगुलर कस्टमर है। वो अक्सर इसको खत यानी कि कोई ऑर्डर भेजता है खत के जरिए, और वो चीज़ों को डिस्पैच कर दिया करता है।
मिस्टर ए ने क्या किया, मान लो कि आज की तारीख के ऊपर उसने एक खत लिखा मिस्टर ए को, मिस्टर ए ऐसा करो, ये 1 लाख रुपए का ये जो भी सामान है, ये सामान मुझे डिस्पैच कर दो। ये खत मिस्टर ए तक पहुंचा और मिस्टर ए ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट किया और वो सामान उसको डिस्पैच कर दिया। अब हुआ क्या कि मिस्टर ए ने अपनी दुकान उसके बाद मिस्टर सी को बेच दी, किसी मिस्टर सी को आगे दुकान सेल कर दी उसने। और मिस्टर बी को नहीं पता कि दुकान मिस्टर ए ने किसी मिस्टर सी को बेच दी है। मिस्टर बी ने क्या किया, आज फिर खत निकाला, उसके ऊपर लिखा, मिस्टर ए, 70,000 का ये जो सामान है ये मुझे डिस्पैच कर दिया। मिस्टर ए ने ये लिखकर खत भेज दिया। एड्रेस तो वही लिखा था ना दुकान का ही। अब हुआ क्या कि लेकिन अब दुकान पे बैठा कौन है, मिस्टर सी। मिस्टर सी को वो लेटर मिला और मिस्टर सी ने क्या किया, उसने उतना सामान उसको डिस्पैच कर दिया। और बाद में मिस्टर बी ने इनकार कर दिया कि मैं तो नहीं ये सामान लूंगा। मैंने तो ये सामान मिस्टर, जब उसको पता चला कि ये सी ने भेजा है, भाई मैंने तो मिस्टर ए से मांगा है। वो कहता है मैंने दुकान अब खरीद ली है और तूने, अब मैं बैठा हूं दुकान पे, मैंने खरीद ली है, तो तूने मुझे मान लो की ऑफर की थी और मैंने एक्सेप्ट कर ली है, अब मेरे पैसे दे तू 70,000। कहता नहीं नहीं, तू अपना सामान रख। अब ये मामला चला गया अदालत में। अब मुझे बताओ यहाँ पे मिस्टर बी जीतेगा या मिस्टर सी जीतेगा? कौन जीतेगा? मिस्टर बी। लेकिन आंसर कैसे करना है, ये सिनेरियो है। आंसर कैसे करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको कानून बताएंगे। कानून में क्या लिखा हुआ, व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड signifies his assent to it, the proposal is said to be accepted। यानी कि जब जिस बंदे को ऑफर की गई हो, वो बंदा ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, तब हम कहेंगे ऑफर एक्सेप्ट हुई है। कोई और एक्सेप्ट कर ले तो ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुई। याद रखोगे? तो पहले तो ये कानून लिखेंगे, फिर यहां पे कहेंगे क्योंकि ऑफर की गई थी मिस्टर ए को और एक्सेप्ट की है मिस्टर बी ने, आगे अपना कंक्लूजन देंगे, इसलिए ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है और मिस्टर बी इसको इनकार कर सकता है इन गुड्स को एक्सेप्ट करने से। याद रखोगे मेरे अच्छे इस बात, क्योंकि अभी से हमें पता चले ना शुरू से ही, क्योंकि एक तो पता क्या अच्छा मैं बता रहा हूँ ना कि क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। 2-4 दिन के बाद सर बताइएगा, सर जब सवाल आएगा उसको कैसे करना है, निश्चय ही बैठे होंगे यहाँ पे कोई ना कोई। हालांकि बता रहा हूँ ना मैं, लेकिन नहीं, गौर नहीं करनी बातों के ऊपर, यही तरीकाकार है। अच्छा ये मम्मी डैडी स्टाइल है ये वाला। आई कैप ने कोई स्टाइल नहीं बताया हुआ। आई कैप कहता है सादा अपने अल्फाजों में बता दो किस वजह से, कौन जिम्मेदार है कौन जिम्मेदार नहीं, अपने अल्फाजों में जैसे मर्जी बता दो। ये हमने एक बेहतरीन तरीकाकार ढूंढा हुआ है, ऐसे आंसर करोगे तो ज्यादा बेहतर है। नहीं ना समझ आई? अभी अभी क्या बोला? अभी आपने दो चीजें पढ़ी, एक आपने पढ़ा ऑफर क्या होती है, फिर आपने पढ़ा प्रॉमिस क्या होती है। अब आई कैप का एक और सवाल कर लो, चले लो बेटा। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी, अभी क्योंकि आपने इसलिए मैं ये कतरा रहा था अभी इस चीज को बताते हुए, इस एग्जांपल को देते हुए आपको, क्योंकि अभी आपने कुछ चीजें पढ़ी नहीं। तो लेकिन बहरहाल मैं बताता हूँ, शायद थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाए। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी, आपके पास ये गाड़ी है, ऐसा करो ये गाड़ी मुझे 10 लाख रुपए की सेल कर दो। इसने खत लिखा उसको, ये खत मिस्टर बी को मिल गया। मिस्टर बी ने उस खत को पढ़ा, उसके बाद अज्यूम कर लो उसने एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर भी पोस्ट रख लिया अपने पास कि ठीक है मैं ये गाड़ी आपको 10 लाख रुपए की भेज देता हूँ, लिखकर एक्सेप्टेंस का लेटर अपने पास रख लिया। अब मैं आपको एक कानून बताता हूँ, पहले फिलहाल अभी पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर सारे रूल्स, ये लेटर के जरिए ऑफर एक्सेप्टेंस कैसे होती है। लेकिन अभी थोड़ा सा इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। जब कोई बंदा खत के जरिए इस तरह ऑफर कर रहा हो और वो अगली पार्टी ने खत के जरिए एक्सेप्टेंस दे रही हो, तो एक्सेप्टेंस उस वक्त होती है जब वो लेटर पोस्ट होता है। बस अभी आप इतनी बात दिमाग में रखिए, ये जो खत लिखा है इसने एक्सेप्टेंस का, ये एक्सेप्टेंस लिखने से नहीं होगी, बल्कि ये कब एक्सेप्टेंस होगी, जब लेटर पोस्ट होगा। चाहे वो लेटर आगे मिला है या नहीं, उस पर भी डिपेंडेंट ये चीज। जब लेटर पोस्ट हुआ जिस लम्हे, 9:33 पे लेटर पोस्ट हुआ है, तो इस लम्हे मेरे बच्चे ये क्या हुई है, ये एक्सेप्टेंस हुई है। अभी ये रूल आपने दिमाग में रखें। खत के जरिए एक्सेप्टेंस कब होती है बोला, जब एक्सेप्टेंस का लेटर लिखकर पोस्ट कर देते हैं, रौला मुक्का एक्सेप्टेंस हो गई। बात समझ आ गई? अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ये खत लिखा कि अपनी गाड़ी मुझे 10 लाख की भेज दो, उसको बड़ा मुनासिब लगा, उसने एक्सेप्टेंस का लेटर लिख लिया। लेटर लिखा, सो गया बेचारा कि सुबह पोस्ट कर दूंगा, उसको हार्ट अटैक हुआ, बेचारे की डेथ हो गई। उसको दफनाने दुफनाने के बाद उसकी बेगम कमरे की सफाई कर रही थी, उसने जब वो तकिए के नीचे देखा तो लेटर पड़ा हुआ था। पहले तो वो डरी,
ये लेटर किस चीज का, लेकिन बहरहाल उसको समझ आ गई बाद में, ये जस्ट एक गाड़ी की ऑफर पर एक्सेप्टेंस थी। बहरहाल उसने क्या किया, उस लेटर को पकड़ा, उसने कहा कि ये तो अच्छी डील थी जो मेरा हस्बैंड कर रहा था। तो उसने क्या किया, उसने उस एक्सेप्टेंस के लेटर को जो उसने पोस्ट नहीं किया था, जाके उस खातून ने पोस्ट कर दी। अब मेरे बच्चे बताएं ये एक्सेप्टेंस वैलिड है कि नहीं? क्यों? हाँ, क्योंकि देखो वो तो बेचारा मर गया, अब मरा हुआ बंदा एक्सेप्टेंस, देखो एक्सेप्टेंस तो अभी हुई नहीं थी। लेटर लिखने एक्सेप्टेंस कब होनी थी? जब लेटर पोस्ट होना था। चाहे वो आपने किसी अपनी जिंदगी में चाहे किसी को भेज देता, अपनी बेगम को कहता था लेटर पोस्ट करके आप, इट्स ओके। लेकिन अब तो वो मर गया है ना, उसको रोड़े बेचारे का मुंह गया। अब वो लेटर उसकी बेगम ने पोस्ट किया है, तो मेरे बच्चे ये जब लेटर पोस्ट हुआ है, ये एक्सेप्टेंस उस वक्त हुई जब पोस्ट हुआ, और वो बंदा तो है ही नहीं, और जो है ही नहीं वो तो कॉन्टेक्ट कर ही नहीं सकता फिलहाल। तो हम यहाँ पे यही असूल के मुताबिक कि जिसको ऑफर की गई थी उसने एक्सेप्टेंस नहीं दी, बल्कि कोई और एक्सेप्टेंस दे रहा है, इसलिए ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है। सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, अगर अगर ये थोड़ा सा कबल वक्त आ गया, क्योंकि अभी हमें इस रूल्स का नहीं पता। अभी हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह कल परसों तक, तो फिर आपको सही से समझ आ जाएगी। क्या रखोगे मेरे बच्चों? ऑफर का पता चल गया क्या होती है, प्रॉमिस का पता चल गया क्या होती है, और ये जो प्रॉमिस है इसको हम कहते हैं कि जिसको ऑफर की गई थी, जब वो एक्सेप्ट कर ले, जिसको ऑफर की गई थी वो एक्सेप्ट कर ले, तो मेरे बच्चे को क्या बन जाती है? प्रॉमिस। और ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे लफ्ज क्या था? टू हूम। चले, अभी मैंने आपको बताया था कि हमारी किताब क्या कहती है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी, अपनी ये गाड़ी 50 लाख की मुझे भेज दो। ये है बायर। ये मैं इसलिए लिख देता हूँ अभी आपको पता चल जाए कि बायर कौन है, सेलर कौन है। पेपर के अंदर नहीं बताएगा वो, बस ऐसे ही कहेगा मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि अपनी गाड़ी मुझे बेच दो। आप कहोगे ओए ऑफर कौन है, कौन बायर है, कौन सेलर है, वो दसो, बंदे बनो, कॉमन सेंस। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि अपनी गाड़ी मुझे बेच दो, तो मिस्टर ए क्या है? बायर, और मिस्टर बी कौन है? सेलर। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा है, तो मेरे बच्चे पक्की बात है, जो बंदा ऑफर कर रहा उसको क्या बोलते हैं? ऑफर। और जिस बंदे को ऑफर की जाए उसको क्या बोलते हैं? ऑफरी। ऐसे ही मेरे बच्चों, अभी हमारी किताब ऊपर एक लफ्ज लिख दी है, कहते द पर्सन मेकिंग अ प्रपोजल, वो बंदा यानी कि जो प्रपोजल दे रहा है मतलब ऑफरर, उसको क्या बोलते हैं? प्रोमिजर। इज कॉल्ड द प्रोमिजर, एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिस। अगरचे मेरे बच्चे देखो, जब एक पार्टी ने ऑफर की और दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट की तो क्या बनी? प्रॉमिस। लेकिन जब तक एक्सेप्टेंस नहीं हुई, उस वक्त तक जो बंदा ऑफर करता है वो ऑफरर कहलाता है, जिसको ऑफर की जाती है वो ऑफरी होता है। लेकिन जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाती है क्या बन जाती है? प्रॉमिस। अब जब प्रॉमिस बन गई, मजीद ये ऑफर और ऑफरी नहीं रहे, अब ये बन जाते हैं प्रोमिजर और प्रोमिसिंग। अगरचे हम लफ्ज यूज कर लिया करते हैं जो मर्जी है, लेकिन हकीकत में तो ऐसे ही होता है। जब प्रॉमिस बनती है तभी मेरे बच्चे प्रोमिजर प्रोमिसी बनते हैं। अगर ऑफर हुई और ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं हुई, फिर हम ऑफरर को प्रोमिजर और ऑफरी को प्रोमिसी नहीं कहते। ये ध्यान रखना है इस बात के ऊपर। ऑफर हुई और ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं हुई, ये जस्ट ऑफरर और ऑफरी थे। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा अपनी गाड़ी 50 लाख की बेच दो, उसने कहा मैंने नहीं बेचनी, उसने इनकार कर दिया। अब ये जस्ट यहां पे क्या थे? मिस्टर ए ऑफरर था और मिस्टर बी क्या था? ऑफरी था। नौबत ही नहीं आई कि मिस्टर ए को हम प्रोमिजर कहें और मिस्टर बी को प्रोमिसी कहें। क्यों? एक्सेप्टेंस ही नहीं हुई, प्रॉमिस ही नहीं बनी। याद रखोगे मेरे बच्चे, क्योंकि ये याद रखो, ये लफ्ज यहां से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो उसने खुद भी बताया वो, व्हेन द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिजर, एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग, जब एक्सेप्ट हो जाती है प्रपोजल, और जो बंदा प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोमिसी। जो पहले क्या था? ऑफरी था। ऐसे ना मेरे बच्चे, ऑफरी ने ही ऑफर को एक्सेप्ट करना है। जब ऑफरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या बन जाता है? प्रॉमिसी। और ऑफर जिसने ऑफर की थी वो क्या बन जाता है? प्रॉमिसी। हमारी ये किताब ये कह रही है। लेकिन मेरे बच्चे मैं यहीं पे आपको 2-4 मिनट लगा के ये कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ, और ये बात दोबारा से इसकी शुरुआत होगी चैप्टर नंबर 6 में जाकर। शुरू के अंदर ही यही कॉन्सेप्ट हम दोबारा पढ़ेंगे। ये बकवास कर रहा है ये जो कह रहा है ना कि ऑफरर को हम प्रोमिजर कहते हैं और ऑफरी को प्रोमिसी कहते हैं। ऐसे नहीं होता मेरे बच्चे, पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर आप लोग इंशाल्लाह खुद बता देंगे यहाँ पे हुआ क्या है। अच्छा, पेपर में पूछ रहे हैं ना आपने यही बताना, लेकिन यही बात आके सही एक्सप्लेन कहाँ पे करेगा? चैप्टर नंबर 6 में, जो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ, ये चैप्टर 6 में जाके मिलेगी आपको। ले बेटा देखिएगा, जब एक पार्टी ऑफर करे और दूसरी उसको एक्सेप्ट कर रही है, जब एक पार्टी ऑफर करे और दूसरी उसको एक्सेप्ट कर ले तो क्या बनती है? प्रॉमिस। जब प्रॉमिस बन जाती है, अभी हमने डिस्कस किया था, प्रॉमिस जब बन गई तो दोनों के लिए क्या होती है? उसमें कंसिडरेशन होनी चाहिए। अगर कंसिडरेशन है तो क्या बन गया?
और अगर ये कमर्शियल बिजनेस नेचर की ट्रांजेक्शन है तो क्या बन गया, इसमें इन्फोर्सेबिलिटी भी आ गई और ये क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब मेरे बच्चे एक चीज देखिएगा, जब भी ऑफर एक्सेप्टेंस हो रही हो, प्रॉमिस बन रही हो, पक्की बात है उसमें दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ तो मिलेगा, यानी कि दोनों पार्टी का कुछ ना कुछ हक तो होगा। इस हक को अगर मैं इंग्लिश में कहूं, दोनों पार्टी का कुछ ना कुछ राइट तो होगा, पक्की बात, हो ही नहीं सकता इसके बगैर। हमने कहा था अगर दोनों को कुछ, अगर किसी को एक को मिल रहा है दूसरे को कुछ भी नहीं मिल रहा, तो ये कभी भी मेरे बच्चे ये कंसिडरेशन कहलाती नहीं और ये कभी भी एग्रीमेंट नहीं बनेगा। ऐसे ही था ना मेरे बच्चे। तो जब ऑफर एक्सेप्टेंस हो, प्रॉमिस बने, उस प्रॉमिस में दोनों के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, दोनों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। और जो दोनों को जो कुछ ना कुछ मिलेगा, उस लिहाज से हम कह सकते हैं इनका दोनों का कुछ ना कुछ राइट होगा। और अगर एक बंदे का राइट है, फिर पक्की बात है दूसरे बंदे का कोई ऑब्लिगेशन भी हो। अब मैं अगली बात ऐड कर रहा हूं, अगर ये दोनों का राइट है, अगर इस बंदे का राइट है, इसको एक हक मिलना चाहिए, वो हक देना किसकी जिम्मेदारी है, ऑब्लिगेशन किसका है, मिस्टर ए का है। अगर हमने कहा था मिस्टर ए का यहां पे एक राइट होगा, वो राइट जो इसको मिलेगा वो ऑब्लिगेशन किसका होगा, वो मिस्टर बी का होगा। बात समझ आ रही है? अब मैं इसको जरा समाप्त, जब ऑफर हो और ऑफर एक्सेप्ट हो, दोनों पार्टीज एट ए टाइम, उसी वक्त मेरे बच्चे प्रोमिसर भी बन जाती हैं। ये मिस्टर ए प्रोमिसर भी होगा और प्रोमिसर भी होगा। इसी तरह जब ऑफर हुई एक्सेप्टेंस होगी, ये जो मिस्टर बी है, ये मेरे बच्चे प्रोमिसर भी होगा। और कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता ही नहीं जिसमें दोनों पार्टी एट अ टाइम प्रोमिसर और प्रोमिसर ना बने, होता ही नहीं ऐसा। प्रोमिसर होता है बंदा ऑब्लिगेशन के लिहाज से, प्रोमिसी होता है बंदा राइट के लिहाज से। प्रोमिसर किस लिहाज से होता है बंदा, ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के लिहाज से, जिम्मेदारी। लाजमी तौर पे जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसमें आपका एक हक भी बनता है, एक जिम्मेदारी भी आती है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं जिसमें आपका सिर्फ हक ही हक हो, जिम्मेदारी हो ही नहीं। याद रखोगे, या जिम्मेदारी हो, हक हो ही ना, हो ही नहीं सकता। याद रखोगे मेरे बच्चों। हाँ, कुछ एक्सेप्शन है, वो सिर्फ एक्सेप्शन में जाके पढ़ेंगे अगर कोई होगी इस तरह। जैसे मान लो मेरा मोबाइल गुम हो गया, अब्दुल कदीर को मिल गया, अब मेरा राइट ही राइट है यहाँ, ऑब्लिगेशन मेरा कोई नहीं अगर वैसे देखा जाए कि अब्दुल कदीर मेरा मोबाइल मुझे वापस करे। ये एक्सेप्शन में जाके हम कुछ चीजें मैं बताऊंगा आपको ये क्या है। 99.99% यही है कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाए मेरे बच्चे, दोनों पार्टीज एट ए टाइम क्या बन जाती हैं, प्रोमिसर भी बन जाती हैं और प्रोमिसी भी। दोनों पार्टी लेदर लेदर, ये मिस्टर ए प्रोमिसर भी है, प्रोमिसी भी। प्रोमिसर कोई बंदा किस लिहाज से होता है बोला, ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के लिहाज से, जिम्मेदारी, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट होगा जिम्मेदारी भी होगी, और जब कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका एक हक भी होगा, राइट भी होगा। जिम्मेदारी परफॉर्म करने के लिहाज से हम क्या होंगे, प्रोमिसर। और राइट रिसीव करने के लिहाज से हम क्या होंगे, प्रोमिसी। जिम्मेदारी परफॉर्म करने के लिहाज से हम क्या होंगे, और राइट रिसीव करने के लिहाज से हम क्या होंगे, राइट रिसीव करने के लिहाज से हम क्या होंगे, और जिम्मेदारी परफॉर्म करने के लिहाज से, जिम्मेदारी परफॉर्म करने के लिहाज से, राइट रिसीव 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 करने के लिहाज से। सारे बोलते हैं आप लोग, मुझे लगा शायद कोई गूंगा भी है क्लास। लो बेटा, अब मुझे एक चीज बताओ, जब ऑफर हुई एक्सेप्टेंस होगी, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा ये गाड़ी मुझे 50 लाख की भेज दो, मिस्टर बी ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस होगी, प्रॉमिस बन गई। अब अगली बात आ गई, दोनों के राइट्स भी हैं, ऑब्लिगेशन भी है। मुझे ये बताओ मिस्टर ए का ऑब्लिगेशन क्या है, इसने 50 लाख देना। इसका राइट क्या है, इसको गाड़ी मिलनी चाहिए। जो मिस्टर बी है, जो मिस्टर बी है, उसका मेरे बच्चे ऑब्लिगेशन क्या है, इसने गाड़ी देनी है। इसका राइट क्या है, इसको 50 मिलना। और वैसे भी जो एक बंदे का ऑब्लिगेशन है वो दूसरे का राइट, और जो इसका राइट है वो दूसरे का ऑब्लिगेशन। आप आज सुबह गए दही की दुकान के ऊपर, उसको कहा 100 रुपए की दही दे दे, उसने कहा कि निकल यहां से, मैंने नहीं देनी, ऑफर एक्सेप्ट होगी नहीं, अज्यूम कर लो, चलो इतने भी आप बुरे नहीं, उसने कहा कि ठीक हो गया, उसने आपकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस होगी, क्या बन गई, प्रॉमिस। अभी हमने डिस्कस किया था, अब दोनों पार्टी एट ए टाइम प्रोमिसर भी होंगी, प्रोमिसी भी। अब अपने लिहाज से सोचो, जब उसने आपकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, आपकी जिम्मेदारी होगी उस वक्त, जब आपने उसको कहा था 100 रुपए की दही दे दे, उसने कहा कि ठीक है सर दे देता हूं, तो अब आपकी कोई जिम्मेदारी होगी वहां पे, जिम्मेदारी क्या है, आपने 100 रुपया देना, उस लिहाज से आप क्या है, प्रोमिसर। क्या आपका राइट है, वो क्या है, आपको दही मिलना चाहिए, दही मिलनी चाहिए, मिलना चाहिए, जो भी है गोली मारो, मिलना चाहिए, मैंने सही बोला था। तो दही मिलना चाहिए आपको, तो इसका मतलब उस लिहाज से आप क्या है, प्रॉमिस।
इसी तरह उसकी दुकानदार की तरफ सोचो, उसका राइट क्या है, उसका ऑब्लिगेशन क्या है। आपने आज आ रहे थे रास्ते में, आपने एक रिक्शे वाले को रोका, रोको भैया मुझे सीएफई तक छोड़ा, 200 रुपया दूंगा। उसने कहा उसने कहा कि वहां पे छोड़ दूंगा तुझे, वो सामने सीएफई तक नहीं लेके जाऊंगा 200 रुपये में, शर्म नहीं आ रही, 500 रुपया लूंगा सर। आपने कहा कि चल ठीक है, क्लास बड़ी महंगी है। ऐसे आप सोचेंगे आप जाते ही नहीं क्लास, 500 रुपया क्यों जाया करूँ मैं आप, ऐसे ही सोचते हो ना आप लोग, नहीं ऐसा सारे नहीं सोचते। लेकिन आप लोगों को मैं क्यों बात कर रहा हूँ, मैं तो उनको करना चाहिए जो माशाल्लाह ऑनलाइन लाइव बैठे होते हैं, किराया भी बचता, हॉस्टल के खर्चे ये भी बचता, वो भी बचता, अटेम्प्ट भी बच जाती है। उनको ये नहीं पता। चलेगा, वापस आए, ले बेटा। अब हुआ क्या, आपने रिक्शे वाले को कहा कि भैया मैंने सीएफई तक जाना है, 500 रुपया दूंगा, अब मुझे सीएफई तक छोड़ाओ। उसने आपकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ऑफर हुई, एक्सेप्ट होगी, क्या बन गई, प्रॉमिस। अब आप पहले तो अपनी तरफ देखो, आपका राइट भी है, आपका ऑब्लिगेशन भी है। राइट रिसीव करने के लिहाज से आप क्या हो, प्रॉमिसी। मुझे बताओ आप प्रॉमिसी, अब राइट आपका है क्या बोला, आपको सीएफई तक पहुंचा है, आपको राइट मिले यहां तक, ये आपका राइट है। ऑब्लिगेशन आपका क्या है बोला, आपने उसको 500 रुपया पे करना है, उस लिहाज से आप क्या हो बोला, प्रोमिजर। अब रिक्शे वाला क्या है बोला, वो प्रोमिजर किस लिहाज से है, उसने आपको यहां तक ड्रॉप करना है, और उसका राइट क्या है, उसको 500 रुपया मिलना चाहिए। वही कॉन्ट्रैक्ट मुझे ढूंढ के ला के दिखाना, सर ये देखें हम ये कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ के लेकर आए, इसमें सर मैं प्रोमिजर ही प्रोमिजर, प्रोमिजर तो हो ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ देख लीजिएगा, आप ट्राई कीजिएगा, 500 रुपया मिलेगा उसको। हाँ ये ना हो कि एक्सेप्शन आप अभी ढूंढ लें, लेकिन मिलेगी नहीं आपको, हो ही नहीं सकता। हो वो कॉन्ट्रैक्ट, मैं बता रहा हूँ आप क्या रखोगे इस बात को। अगरचे अभी हमारी किताब में क्या बोला कि प्रोमिजर को क्या बोलते हैं बोला, चलो ऑफरर, ऑफरर को क्या बोलते हैं, प्रोमिजर। प्रोमिजी को क्या बोलते हैं, ऑफरी, या ऑफरी को क्या बोलते हैं, प्रोमिजी। हमारी किताब बोल तो ये रही है, लेकिन वैसे हमें कॉन्सेप्चुअली पता चल गया कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है दोनों पार्टीज एट ए टाइम प्रोमिजर भी होती हैं, प्रोमिसी। क्योंकि प्रोमिजर लफ्ज बोला जाता है ऑब्लिगेशन के लिहाज से। जैसे मान लो यहाँ पे आपने बिलो में एडमिशन लिया, सीएफई वालों ने एडमिशन दे दिया, ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस हो गई। अब मेरे बच्चे, आप सीएफई के लिहाज से देखिएगा, सीएफई वाले प्रोमिजर भी हैं, प्रोमिजी भी है। प्रोमिजी किस लिहाज से बोला, और प्रोमिजी किस लिहाज से है, नशैया, देख तो सही राइट है या ऑब्लिगेशन है, ध्यान रखना है ना मेरे को। ये मैं प्यार से कहता हूँ नशे, ये थोड़ी आप नशा करते हैं, नींद का भी नशा होता है, लस्सी का भी नशा होता है, याद रखोगे क्योंकि देखो ये लॉ है, आगे चर्च की बातें होनी, पता नहीं इस तरह की बातें बड़ी सारी होंगी। तो मैं भी आपका माइंड बना रहा हूँ, ये छोटी छोटी बातें तो बता रहे नहीं, इलीगल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, तो सारा पढ़ना तो है ना, उसमें ऐसी बातें होनी है सर। चले वापस आओ, किस काम पे लगा दिया सो सो, भूल गए ना सारी बातें अभी मैंने बताई थी। सीएफई के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लॉ पढ़ने के लिए, मुझे बताओ सीएफई प्रोमजी किस लिहाज से है, उसको फीस मिलनी चाहिए, और आप प्रोमजी किस लिहाज से, आपको कोचिंग मिलनी चाहिए, ऐसी। सीएफई प्रोमजर किस लिहाज से है, आपको कोचिंग दे, और मान लो कि आप प्रोमजर किस लिहाज से हो, आपने पेमेंट कर ली। याद रखोगे इस बात का, क्या देते हो याद रखेंगे, रखते को नहीं आप लोग। चले, ये तो कल सुनेंगे इंशाल्लाह, पता चलेगा। अब तो आज इतना पढ़ लेंगे, कल सुनने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह, ऐसे ही है ना। तो किताब लाजमी मेरे बच्चे, ले बेटा नेक्स्ट आओ। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऑफर हुई, और ये मैं इतनी दफा पढ़ाऊंगा आप उकता जाओगे। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, इस सब्जेक्ट को आप आधा पौना घंटा जाके घर पढ़ लीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट होगा, बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस करो, ये पास हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके इसकी आपने फिक्र करनी है, ये नहीं कि बिल्कुल ही बेफिक्र हो जाए। कल मुझे आगे पकड़ाओ सर, ये आधा पौना घंटा पकड़ाओ सर, ये देखे सर 19 नंबर आए। नहीं बेटा देखिएगा, ऑफर हुई, एक्सेप्ट हुई, तो क्या बनी, प्रॉमिस। प्रॉमिस में क्या ऐड करते थे, तो क्या बनता था, एग्रीमेंट, ऐसे ही मेरे। लो भैया, अब अगर हम एग्रीमेंट को डिफाइन करना चाहें तो कितनी सादी सी बात है, ऐसी प्रॉमिस जिसमें क्या हो, तो क्या बनता है। लेकिन ऊपर पढ़ो वो तो ऐसा कुछ लिख ही नहीं रहा, वो तो पता नहीं क्या लिख रहा है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ promises harming the consideration for each other is an agreement। तो ये तो सत्यानाश नहीं हो गया, सर गलत पढ़ा रहे हैं ना, गलत पढ़ाया ना मैंने, ओए अभी तक तो गलत ही पढ़ाया, ये है ही नहीं यहाँ पे, तो गलत नहीं है, मैंने क्या सही पढ़ाया या गलत पढ़ाया, और गलत। ले बेटा आगे, नहीं मैं समझाता हूँ आपको।
अभी आपका ना देखो, आपकी कॉमन सेंस का सत्यानाश होने लगा। देखो लॉ के अंदर, यहाँ पे ना बी लॉ के अंदर कॉमन सेंस भी है। ये जो लॉ पढ़ रहे हो ना आप, ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी का है। हर सारी बात है, हमारी जिंदगी एक दिन में पता नहीं हम कितने एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। भरी पड़ी है हमारी जिंदगी इस तरह के मामला के अंदर। मैंने आपको क्या बोला, सुबह दही लेने गए हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही तो हुआ है, वहां पे एग्रीमेंट ही तो है। अगर कोई ट्रैवल करके आया, चाहे वो लोकल बस पे आया, चाहे वो रिक्शे के जरिए आया, तो मेरे बच्चे वहां पे एग्रीमेंट ही हुए, कॉन्ट्रैक्ट ही तो हुए हैं। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक ही बात है, अनलेस के जहाँ पे स्पेसिफिकली एग्रीमेंट एग्रीमेंट ही रह जाए। कहाँ पे एग्रीमेंट एग्रीमेंट ही रह जाता है? सोशल, डोमेस्टिक, रिलीजियस, मॉरल, वहां पे कभी कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं। और कहाँ पे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है बोला? कमर्शियल बिजनेस। तो खैर वापस आओ, मेरे पास है 4 मिनट, और 4 मिनट में देखते हैं ये बात आपको समझ आती है कि नहीं। लो बेटा, मिस्टर ए ने आज 11 अप्रैल को मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी, आपके पास ये गाड़ी है, ये गाड़ी मुझे 10 लाख रुपए की सेल कर लो। ये ऐसे मैं लामती तौर पे बना देता हूँ, समझ तो आ जाती है ना गाड़ी है। ये ना कहना सॉरी देखें ये सही नहीं है। नहीं बेटा, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि 10 लाख की ये गाड़ी मुझे सेल कर दो। ये है बायर, ये है सेलर, ये है ऑफरर, ये है ऑफरी। ऐसे में बच्चों माजूद ऊपर लिखा गया। मिस्टर बी ने क्या कर लिया, अच्छा मिस्टर ए ने साथ उसको ये भी कहा था कि सर मैं पेमेंट करूंगा आपको 30 जून 2025 को, पेमेंट यहां पे करूंगा सर मैं। मिस्टर बी ने कहा कि ठीक हो गया, मैं आपको ये गाड़ी 10 लाख में भेज दूंगा, लेकिन गाड़ी भी मैं तभी आपको हैंड ओवर करूंगा, कब बोला? जाके 30 जून को। इसने कहा कि ठीक हो गया, कोई मसला नहीं। अब ऑफर हुई, ऑफर क्या होगी? एक्सेप्ट हो गया। लेकिन ये हो किस दिन रहा था? 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को ऑफर हुई, और ऑफर क्या होगी? एक्सेप्ट होगी। और ये क्या बन गई? प्रॉमिस। देखिए मेरे बच्चे, अब प्रॉमिस के साथ क्या होना चाहिए था? कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन का मतलब क्या है? दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा, इसको क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन। देखिए मेरे बच्चे, मुझे एक चीज बताओ, क्या दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है 11 अप्रैल को? कुछ भी नहीं मिल रहा। मिलेगा कब जाके? 30 जून को। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट जाहिर बात है कमर्शियल नेचर का है, उसमें इन्फोर्सबिलिटी तो आ ही जानी है, ये कॉन्ट्रैक्ट बन ही जाना है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट 11 अप्रैल को बनेगा या 30 जून को? सोचो, ये एग्रीमेंट जो हुआ है ये 11 को बनेगा या 30 को जाके बनेगा? और कॉन्ट्रैक्ट बनना मान दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम है। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दोनों बराबर है, क्योंकि देखो कमर्शियल नेचर की है ना, इन्फोर्सिबिलिटी तो है ही है। उसको आप ये उस लिहाज से ना परेशान करें। चलो मैं ये लफ्ज बोलता ही नहीं मैं, ताकि आप ये कॉन्ट्रैक्ट के बारे में परेशान हो, कॉन्ट्रैक्ट को भी गोली मारो मत। मुझे बताइए, ये जो एग्रीमेंट है, क्योंकि हम एग्रीमेंट को डिफाइन कर रहे हैं ना, बताओ ये एग्रीमेंट 11 अप्रैल को बनेगा या ये एग्रीमेंट जाके 30 जून को बनेगा? अब मेरे बच्चे एक चीज देखना, कानून की निगाह में कुछ मिलना वो भी कंसिडरेशन होता है, और मिलने का वादा वो भी कंसिडरेशन होता है। कानून की निगाह में मिलना और मिलने का वादा, प्रॉमिस, वो भी कंसिडरेशन होता है। देखो मेरे बच्चे, जो तो कॉन्ट्रैक्ट फॉरेन एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट फॉरेन ही परफॉर्म हो गया तो रॉलिंग हो गया। यहाँ पे एक्चुअली हम पढ़ भी वो रहे हैं जो जाके हो आज गए हैं एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, और उन्हें परफॉर्म कब होना? जाके फ्यूचर में। रौला ही वहां पे होता है कि एक बंदा मुकर जाता है, परफॉर्म नहीं करता, फिर हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं। तो वो कहेगा कि भैया अभी तो सर मुझे कुछ मिला ही नहीं था। तो दोनों के लिए कंसिडरेशन होनी चाहिए। अब दिमाग में रखिएगा, प्रॉमिस, अब यहाँ पे मेरा चाहिए, ये हो किस दिन रही थी प्रॉमिस? बनी किस दिन थी? 11 अप्रैल। लेकिन दोनों ने गाड़ी, और उसने पेमेंट कब करनी थी? जाके 30 जून को। वो कहते हैं कि सर यहाँ पे कंसिडरेशन तो है ही नहीं। फिर हमने कहा कि फिर क्या हुआ, कंसिडरेशन नहीं, लेकिन मेरे बच्चे प्रॉमिस तो है ना कि वो उसको गाड़ी दे देगा 30 जून को, और उसने प्रॉमिस की है ना कि वो 30 जून को जाकर उसको पेमेंट कर देगा। हाँ, हमने कहा सर प्रॉमिस तो की है। कहता है वो प्रॉमिस ही क्या बन जाएगी? कंसिडरेशन। याद रखोगे? तो जितने फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट हैं, उन फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जो हमारे वादे ही होते हैं ना मेरे बच्चे, वो ही अगली पार्टी के लिए कंसिडरेशन होते हैं। बात का अच्छा यहाँ पे एक और चीज देखिएगा, अच्छा इसने गाड़ी दे दी उसको, लेकिन उसने पेमेंट 30 जून को कर दी है। 11 अप्रैल को मिस्टर बी ने गाड़ी दे दी मिस्टर ए को, लेकिन मिस्टर ए ने पेमेंट कब करनी है? जाके 30 जून को। अब क्या दोनों तरफ से प्रोमिस हुई है? अब तो एक तरफ से प्रॉमिस है, और दूसरी तरफ से तो कंसिडरेशन मिल गई है। अब मेरे बच्चे, एक तरफ से तो प्रॉमिस है, लेकिन दूसरी तरफ से क्या है? एक की तरफ से कंसिडरेशन, दूसरी तरफ से जस्ट वादा। अब वो वादा ही क्या है दूसरी तरफ से? वही कंसिडरेशन है। और बात का दोनों ही वादे कर लेते हैं, इसलिए अल्फाज क्या है, उसने थोड़ा सा औखा करके लिखा है।
एवरी प्रॉमिस, जब फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना तो फिर वहां पे क्या होती है मेरे बच्चे, या तो एक पार्टी ने अभी अपना वादा पूरा कर दिया, जैसे आप है, आपने फीस पे कर दी है कॉलेज में, लेकिन हमने आपको पढ़ा थोड़ी दिया है। आपकी तरफ से कॉलेज को कंसेशन मिल गई है, लेकिन कॉलेज की तरफ से अभी आपको कंसेशन मिली नहीं, मिलने का वादा है। तो अगर तो एक तरफ से मिल गई कंसिडरेशन, दूसरी तरफ से भी वादा है, फिर हम कहेंगे प्रॉमिस। और अगर दोनों तरफ से वादे हैं अभी, तो फिर सेट ऑफ प्रोमिसेस। ऐसे ना, फिर दोनों तरफ से प्रोमिसेस है अभी। नहीं समझाई, कोई मसला नहीं, मैं कल बताऊंगा इंशाल्लाह, वो आपको सही से समझ आ जाएगी। जितने फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, यानी कि जो फ्यूचर में जाके परफॉर्म होने हैं, लेकिन हो तो बन तो आज ही गया ना कॉन्ट्रैक्ट। जैसे शादी ब्याह की इंगेजमेंट्स होती है भाई, वो इंगेजमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन मान लो कि शादी ब्याह जो होना है वो होना है साल बाद, 6 महीने बाद, है। लेकिन बच्चे कॉन्ट्रैक्ट तो आज हो गया है ना, कि उस दिन जाके शादी होगी। समझा रहा हूँ आपको सर इस बात को, है। ये फिर मुकरने तो नहीं ना देते हम उस बात से। किसी 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 ने जमीन बेचनी है, किसी ने कोई गाड़ी बेचनी है, फिर ये थोड़ी होता है जब वादा हो गया हम उसको मुकरने दें। नहीं नहीं, तो वो कहेगा कि मैं मुकर सकता हूँ, मुझे कौन सा भी आपने पेमेंट कर दी थी। हम कह रहे हैं पेमेंट नहीं की, लेकिन आपसे वादा तो किया था ना, और आपने उस वक्त तो उस वादे पे ही एग्री थे। ये बात समझ आ रही है ना मेरे बच्चे। तो अब मेरे बच्चे, क्योंकि हमने पढ़नी है एग्रीमेंट की डेफिनेशन। कहता एग्रीमेंट क्या होता है। हमने कहा था कि प्रॉमिस के साथ अगर कंसिडरेशन हो तो बनता है एग्रीमेंट। देखिए मेरे बच्चे, कंसिडरेशन तो है कुछ मिल जाना, लेकिन अगर मिले ना कुछ, मिलने का सिर्फ वादा हो, एक तरफ से वादा हो, दूसरी तरफ से मिल जाए, या दोनों तरफ से वादा हो, तो फिर ये वादा ही एक्चुअली किसका रोल अदा कर रहा होता है, कंसिडरेशन। याद रखोगे। एक्चुअली फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रॉमिस प्लस प्रॉमिस ही होती है, प्रॉमिस या प्रॉमिसेस। फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रॉमिस के साथ प्रॉमिस या प्रॉमिसेस ही होती हैं। याद रखोगे। वो फॉरन कुछ नहीं मिल रहा होता, वो फ्यूचर में जाके मिलने का वादा होता है। वो मिलने का वादा ही कानून की निगाह में क्या होता है, कंसिडरेशन। इसलिए डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन। यानी कि जब फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट होगा वहां पे कंसिडरेशन ही होगी। वो वादे ही क्या बना रहे होंगे, कंसिडरेशन बना रहे होंगे। तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। तो फिर वहां पे एग्रीमेंट की डेफिनेशन होगी क्या, प्रॉमिस के साथ भी प्रॉमिस ही है। नहीं ना समझा इस बात को। तो आप गए दुकान के ऊपर, उसको कहा कि 100 रुपए की दे दे, दो, उसने 100 रुपए पकड़ा आपको दे दे, डोला मुक्का। अब इसमें कोई परफॉर्म करेगा या नहीं, वो तो है ही नहीं, कोई नौबत ही नहीं आई उसकी। बात समझे, साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया, वहां पे वादा है ही नहीं, वो कंसिडरेशन ही फॉरन दोनों को मिल गई। तो फिर अच्छे, लेकिन जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट है उसमें फॉरन कुछ नहीं मिल रहा होता, मिलने का वादा हो रहा होता। परेशानी होना, कल यहीं से शुरू करेंगे इसको। और मैं कल तो कर रहा हूँ कि आप सबके पास किताब होगी इंशाल्लाह। और मेरे बच्चे अगेन वही बात, छुट्टी ना कीजिएगा। अगले दिनों में जब बारिशों का, अभी तो ये तो हल्की वाली अच्छी वाली बारिश थी, जब वो सही जुलाई अगस्त वाली बारिशों का मौसम आएगा ना, उस वक्त हम खुद आपको बता देंगे। अगस्त तक तो नौबत ही नहीं आएगी। तो कभी बहुत ज्यादा बारिश हो तो मेरे बच्चे फिर घर से निकलने की जरूरत नहीं है। इसी तरह लाइव लेक्चर होगा, तो इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दिया करेंगे। तो एमी आपको पता है, सड़कों पे फिसलन पुसलन 100 मसले मसाइल होते हैं। अगर करीब से आना तो इट्स ओके, लेकिन दूर से आना हो तो मेरे बच्चे हमेशा याद रखिएगा, जिस दिन बारिश हो उस दिन आप नहीं आए तो जस्ट आपने याद करवा देना है कि सर वो लिंक आज की क्लास का ग्रुप में शेयर कर दें। वो ये जो होगा लिंक, वो आपको लेकिन सिर्फ बारिश वाले दिन। ये नहीं कि आज मास्टर सर आखिरी पुलिस और लिंक शेयर कर दो, बेशर्मो। ने बड़ा इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है।